हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 जून पर पहुंच चुके हैं और आज के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में जानेंगे, कोआला स्पीसीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पर दूधगंगा प्रोजेक्ट, यूनाफोर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑस्मोसिस एनएचआरसी को डिस्कस करते हुए हम दक्षिणेश्वर टेम्पल पर चलेंगे, गेन ऑफ फंक्शन, आईसीजे एंड फाइनली आईएमएफ को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेरियस पेयर्स आपको दिए हैं। लेफ्ट साइड में फिशिंग दिया है, विशिंग दिया है और स्मिशिंग दिया है, और राइट साइड में बताया कि फिशिंग किस तरीके से होती है, फोन के थ्रू होती है, विशिंग मेल के थ्रू होती है और स्मिशिंग एसएमएस के थ्रू होती है। तो द हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया था ये। बेसिकली मैं आपका टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं और आपको बताता हूं डिजिटल पेमेंट्स। देखिए आजकल कोविड की वजह से ही कैश के अंदर पेमेंट कम होता है, ऑनलाइन चीजों को मंगवाया जाता है ज्यादा से ज्यादा, और उसके अंदर जो पेमेंट भी किया जाता है वो ऑनलाइन ही किया जाता है। तो डिजिटल पेमेंट्स जो है वो काफी राइज हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग जो है उसके हम टारगेट ना बन जाए। फिशिंग इज कमिटिंग साइबर फ्रॉड थ्रू द ईमेल। तो फिशिंग किसके थ्रू होता है? ये ईमेल के थ्रू किया जाता है, जिसमें किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो ले ली जाती है। और जो विशिंग होता है, विशिंग एक्वायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू फोन्स। तो विशिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो फोन के थ्रू ली जाती है, फिशिंग के अंदर मेल के थ्रू ली जाती है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा हमारे इनबॉक्स के अंदर बहुत बार ऐसे मेल्स आते हैं कि आपने लॉटरी जीती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आपने जीती हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। उसी तरीके से कॉल भी हमें किए जाते हैं, उन कॉल्स के ऊपर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मांगा जाता है, फिर ओटीपी वगैरह भेजा जाता है। तो उन सब चीजों से हमें काफी ज्यादा सचेत रहना चाहिए कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन और ओटीपी तो खास तौर पर किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो ये जो है फिशिंग और विशिंग मैंने आपको बता दिया, रिवर्स करके दिया था, तो यहाँ पे दोनों ही आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्मिशिंग में ध्यान रखिएगा, ये भी एसएमएस से है, ये भी एसएमएस से है, एसएम से ही शुरू हो रहा है। तो स्मिशिंग के अंदर क्या किया जाता है? एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। द अटैकर्स हियर पोजेस इटसेल्फ अ रिप्रेजेंटेटिव जेन्युइन कंपनी। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं, तो आपके पास ओटीपी आया होगा, हमें आपका आधार कार्ड को वेरीफाई करना है या फिर केवाईसी वेरीफाई करना है। तो नेवर गिव सच इंफॉर्मेशन। ओटीपी तो कभी भी नहीं देना है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी कभी भी यहां पर नहीं देनी है, ठीक है? पीएच से फोन लग सकता है हमें, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेल, ध्यान रखिएगा। करेक्ट मैच नहीं है वो यहां पर। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जो गलती है उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। जैसे कि एसएमएस से एसएम से यहाँ पे स्मिशिंग आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो लग सकता है कि फोन जो है वो फिशिंग हो, लेकिन फोन का फिशिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसएम का एसएमएस स्मिशिंग से लेना देना है, ठीक है? सो आंसर विल बी सी हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आजकल इस तरीके के क्राइम जो है, साइबर क्राइम काफी ज्यादा हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक स्पीसीज को लेकर है। पूछा गया व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ कोआला सीन इन द न्यूज। तो कोआलास जो है उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? द हिंदू के अंदर ही न्यूज थी। ऑस्ट्रेलिया जो है में लिस्ट ईस्ट कोस्ट कोआलास को यहां पर एंडेंजर ऑस्ट्रेलिया यहां पर रखने वाला है। लेकिन वैसे आप आईयूसीएन स्टेटस जो है वो बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का नहीं पूछा है मैंने आपसे, ऑस्ट्रेलिया का न्यूज में था, इस वजह से मैंने आपको बताया। कोआला जो है एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और एक पर्टिकुलर, चारों में से एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं और खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं।
ये एक मार्सुपियल कैटेगरी का जीव है जो कि ज्यादातर यूकेलिप्टस ट्री लीव्स जो है उसी को ही खाता है और जो पेड़ होते हैं उस पे ही रहता है। ठीक है, तो ये मार्सुपियल्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि दूसरे अगर हम स्पीसीज की बात करें, कैंगरूज हैं, पॉसम्स हैं, ये सब कोआलास जो है उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैं एक बार आपको इसकी इमेज भी दिखाने वाला हूँ। और अगर हम IUCN स्टेटस की इसकी बात करें, सो इट इज अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। एट प्रेजेंट कहां पर आता है? वल्नरेबल कैटेगरी में। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी स्लो स्पीसीज हैं, आपको देख के समझ में आएगा, आपने देखा भी होगा कई बार डिस्कवरी चैनल के ऊपर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन दूध गंगा प्रोजेक्ट। दूध गंगा प्रोजेक्ट को लेकर द हिंदू में आर्टिकल था, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी सही है। दिस इज अ जॉइंट इनिशिएटिव जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के द्वारा लिया गया है, हो सकता है। द प्रपोज प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा के ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है। सो सोच समझ के आंसर करें। मैं टाइम आपका यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूं ताकि विद इन 10 सेकंड्स में आप इसका आंसर कर पाए। तो पर्टिकुलर राज्य जो है वो यहाँ पर नाम दिया गया, क्या इन दोनों के द्वारा ये शेयर बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, और क्या कृष्णा रिवर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ये भी आपको बताना है। चलिए देखिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तो एक तरफ है कर्नाटका और महाराष्ट्र, बॉर्डर रीजन्स पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर हमेशा दोनों स्टेट के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहता है। तो रियल टाइम डेटा रेनफॉल के ऊपर और वाटर रिलीज के ऊपर ये शेयर किया जाएगा। क्यों? देखिए, अगर रेनफॉल का डेटा और वाटर रिलीज का डेटा शेयर किया जाता है तो जो दोनों रीजन का कॉमन रीजन है, जो बॉर्डर एरिया वाला रीजन है, वहां पर ऑफकोर्स फ्लडिंग लाइक सिचुएशन से बचा जा सकता है। दूध गंगा प्रोजेक्ट जो है इन दोनों ही राज्यों का, तेलंगाना का नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटका का एक जॉइंट इनिशिएटिव है डेटा शेयरिंग को लेकर। दूध गंगा प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर दूध गंगा, जो कि किसकी है? एक ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा की। द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बेनिफिट द एक्सटेंट ऑफ 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जो लैंड है, जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, जो दोनों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन जो बना रहता है, वहां पर लोगों को हेल्प करने वाला है। एज पर द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अवार्ड द शेयर ऑफ कर्नाटका इज, इसके अंदर 4 TMC के आसपास दिया। खैर वो डेटा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्ड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, बिल्कुल ठीक है। दूध गंगा जो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है जहां पर ये प्रोजेक्ट जो है लेकर आया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट विल बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर दूध गंगा, प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बेनिफिट 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि यूना 4 के बारे में पूछा कि यूना 4 एक्सरसाइज जो है वो भी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, वो किस तरीके की एक्सरसाइज है? क्या वो नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, एयर एक्सरसाइज है, या फिर नन ऑफ द अबव? बताएं। पहली ये एक्सरसाइज है इंडिया और EU के बीच में, और ये एक्सरसाइज जो करी जा रही है गल्फ ऑफ एडन के अंदर। सो फर्स्ट इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज ऑन इन द गल्फ ऑफ एडन। तो ध्यान रखिएगा किसकी एक्सरसाइज है ये? आंसर आपका हो जाएगा ए, नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और EU के बीच में करी जाती है। तो EU नेव 4, तो EU से तो आपको EU समझ में आ जाएगा, नेव से आपको नेवी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो EU नेव 4 EU नेवल एक्सरसाइज है, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी एंड 3 दूसरी नेवी इसमें शामिल है, जिसमें कौन कौन है? इटली शामिल है, इसमें स्पेन शामिल है, और इसमें फ्रांस शामिल है। दिस इज बीइंग डन टू इंक्रीज द विजिलेंस को बढ़ाने के लिए और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अरेबियन सी रीजन के अंदर इसको लेकर आया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, EU NAV 4 या फिर UNAV 4 करके आप इसे याद कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी नेवीज शामिल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहां से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, तो आपको इंडिया तो पता ही है यहाँ पर, उसके अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, किसी का नाम भी मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के बारे में पूछा कि फॉरवर्ड ऑस्मोसिस सीन इन द न्यूज इज यूज्ड इन, कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? फिल्ट्रेशन के अंदर, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? PIB से क्वेश्चन बनाया गया है। टाइम में आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? सी वाटर डिस्टिलेशन, अभी न्यूज में था, थ्रू सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ब्रिंग्स रिलीफ टू ड्रॉट प्रोन तमिलनाडु विलेजेस, क्योंकि तमिलनाडु के कुछ रीजन है जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है, इसी वजह से सूखा पड़ रहा है। और आप जानते हैं इवन तो तमिलनाडु आपका एक कोस्टल राज्य है, लेकिन कोस्टल राज्य होने के बावजूद भी आप ये भी जानते हैं कि सी का पानी जो होता है उसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नमकीन पानी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ट्रीट कर देते हैं
ठीक है, जैसे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसके ऊपर लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन उसकी कर देते हैं, तो आंसर वैसे आपका यहाँ फिल्ट्रेशन है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस है, इट यूटिलाइजेस स्पॉन्टेनियस वाटर ट्रांसपोर्ट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फीड सलाइन वाटर टू ड्रा सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सो इन सिंपल लैंग्वेज, जो डीसैलिनेशन होता है, मतलब नमकीन पानी में से जो नमक को अलग करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, वो इसके थ्रू किया जा सकता है। तो FO दैट इज फॉरवर्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, इसे सूटेबल माना जाता है किसके लिए? डीसैलिनेशन के ट्रीटमेंट के लिए। व्हेन FO दैट इज फॉरवर्ड ऑस्मोसिस इज यूज्ड एज अ प्री ट्रीटमेंट फॉर RO प्रोसेस, इट कैन मिटिगेट मेम्ब्रेन फाउलिंग को ये रोक सकता है, स्केलिंग प्रॉब्लम्स को रोक सकता है, और पानी को यूज करने के लिए आप कह सकते हैं कि या तो बेहतर कह सकते हैं कि बेहतर बना सकता है, या फिर उसे यूटिलाइज करने के लिए एक सही स्टेट के अंदर लेकर आ सकता है। चलिए, तो जब डीसैलिनेशन शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा, और ये जो ड्राउट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर हो या फिर दूसरे रीजन के अंदर हो, उसे सोल्व किया जा सकेगा। खैर, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। यहां पर मैं एक बार आपसे, जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम, वो होता था शेड्यूल को बनाने को लेकर। बिकॉज ये चीज पता नहीं होती थी कि कैसे कैसे हमें अपने दिन को यूटिलाइज करना चाहिए, क्या क्या हमें दिन के अंदर पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो शेड्यूल को लेकर बहुत ज्यादा चेंजेस भी होते थे। शेड्यूल बनाकर, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप बनाते होंगे शेड्यूल, बहुत उसके ऊपर शिद्दत से काम करके फिर कुछ दिन उसे फॉलो करते होंगे, और फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन आती होगी, और वहां पर या तो आपको अपना शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाते होंगे, या उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करना पड़ता होगा, राइट। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पर से सिलेबस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितना कि उसको कैसे कवर करना है, शेड्यूल कैसे बनाकर उसे कवर करना है, वो अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस टाइम इस तरीके से कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था, चाहे वो यहाँ पर 200 डेज का क्रैश कोर्स हो या फिर यूपीएससी का, जिसमें शेड्यूल आपको बना के दिया जाता है, ताकि किस दिन आपको क्या पढ़ाई करनी है वो आपको पहले से ही पता होता है, और डे वाइज आप तैयारी इसके अंदर कर सकते हैं। सो आई विश कि ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट करता होता, बट दैट टाइम आई सर्च्ड अ लॉट ऑनलाइन, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिली। तभी जब मैंने खुद एग्जाम इसको क्रैक किया, तो यहां पर मेरा फोकस यही था कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो बना के स्टूडेंट्स को दिया जाए, सो दैट शेड्यूल को लेकर एटलीस्ट उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनको पता है कि नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली उनके जो डे है, डे के अंदर जो असाइनमेंट्स है वो आ जाएंगे। जैसे हम स्कूल में जाते थे, जब हम कॉलेज में जाते थे, तो ऑलरेडी जो पीरियड्स होते थे वो पहले से ही प्री डिफाइन होते थे, ठीक है, कि क्या आपको अगले दिन पढ़ना है, क्या सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो फैकल्टी का काम होता था, राइट। तो हमें वहां पर सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम यूपीएससी की तैयारी खुद से कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अब हमें पढ़ाई ही नहीं करनी। एक तो पढ़ाई जो है यूपीएससी की, वो अपने आप में एक बहुत माउंटेनियस टास्क है, उसके साथ साथ अगर हमें शेड्यूल भी बनाना पड़े तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तभी यहां पर ये कोर्सेज जो थे वो बनाए गए, ताकि शेड्यूल जो है वो आपको ऑलरेडी बनाकर दिया जाए, सो दैट आपका सिर्फ काम इतना हो कि आप अपने डैशबोर्ड पर आए, उस डे को ओपन करें, जितने भी उस डे के अंदर वीडियोज हैं आप उसको वॉच करें, डेली का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करें, साथ ही साथ जो आपको एमसीक्यू क्विज़ेस उस दिन के हिसाब से ही ऐड करके दिए वो आप करें। सो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर लीजिएगा और समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हैं और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहां पर एनएचआरसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पे एनएचआरसी न्यूज में आता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन होते हैं कैन बी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। मेंबर्स कैन नाउ सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, तो 3 साल का जो कार्यकाल है वो उनका रहता है। मेंबर्स की बात करी जा रही है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने अभी न्यूज की डायरेक्ट किया है एनएचआरसी को कि आप बंगाल वायलेंस जो हुआ उसकी जो कंप्लेन्स हैं उसको एग्जामिन करें। अगर आपको याद हो, अभी भी एनएचआरसी भी न्यूज में था, क्योंकि एनएचआरसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायत दी थी कि भाई जो कोविड-19 की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, उनकी बॉडीज को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इंश्योर करें कि जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेटअप्स हैं, वो इस तरीके से बॉडीज के साथ बिहेव ना करें, क्योंकि बॉडीज का भी अपना एक ह्यूमन राइट होता है। और अभी बंगाल वायलेंस के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उसके अंदर कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको संज्ञान में ले और इसकी कंप्लेंट्स को देखें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं आंसर को लेके। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक इंफोग्राफिक दिखा देता हूं। यहां पर
राधर इन्फॉर्मेशन ही है सारी यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप चेयरपर्सन वाली कैटेगरी में देखेंगे, वैसे 1993 में चीफ जस्टिस हो सकते थे, लेकिन अभी 2019 में जब अमेंडमेंट किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर चेयरपर्सन हो सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी ठीक हो जाती है। और अगर हम बात करें, पहले यहाँ पर 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70, तो 5/70 का रूल फॉलो किया जाता था, लेकिन अब 3/70 का रूल जो है फॉलो किया जाता है, जो कि यहाँ पर अगर आप सेकंड लाइन में सेकंड ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर ठीक हो जाती, ठीक है। 3/70 का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है और एनएचआरसी के अंदर कौन होते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दक्षिणेश्वर टेंपल को लेकर है। पूछा गया दक्षिणेश्वर टेंपल के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। इट वॉज बिल्ट बाय रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इसे बनाया गया था। इट्स अ हिंदू नवरत्न टेम्पल। ये क्या है? एक हिंदू नवरत्न टेम्पल है। सोच समझ के आंसर करिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। द हिंदू के अंदर दिया गया था। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से, और खासतौर पे ऐसी चीजें जो मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया जो कि करंट अफेयर्स में अपीयर होती हैं। तो यहां पर बात करें तो द हिंदू के अंदर आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि दक्षिणेश्वर काली टेम्पल एक हिंदू नवरत्न टेम्पल है जो कि दक्षिणेश्वर के अंदर लोकेट करता है। तो यस, इट इज अ नवरत्न टेम्पल। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये आपकी हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर लोकेट करता है, ठीक है। द प्रिसाइडिंग डीटी की बात करें, इसके अंदर प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द टेम्पल इज भवतारिणी, ठीक है। भवतारिणी जो है, जो कि काली की ही एक फॉर्म मानी जाती है, वो यहां पर प्रिसाइडिंग डीटी है, जिनको कि यहां पे आदिशक्ति कालिका भी कहा जाता है, ठीक है। आदिशक्ति कालिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए यहां से भी पूछा जा सकता है, इसी वजह से कह रहा हूं कि जो स्क्रीन पे है सिर्फ उतना काफी नहीं है, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई जब आप सेकंड टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो नोट्स अपने जरूर बनाइएगा, वो चीजें जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रही, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1855, 1855 में इसे बनाया गया था बाय रानी रासमोनी, ठीक है। एक फिलेंथ्रोपिस्ट थी, एक जो गॉडेस काली है उनकी डिवोटी थी, उनके द्वारा इसे बनाया गया था, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। टेम्पल इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद रामकृष्ण एंड मां शारदा देवी, मिस्टिक्स ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल, उनके साथ एसोसिएट जरूर करता था, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया? रानी रासमोनी के द्वारा। तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज एसोसिएटेड विद, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अभी न्यूज में थी, क्या है ये भी जानेंगे। द हिंदू के अंदर आर्टिकल था, क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, स्पेस साइंस से, वायरोलॉजी से, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोच समझ के आंसर करिएगा किस चीज से ये डील करती है, फिर हम यहां पर डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं। चलिए तो यहां पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो गेन ऑफ फंक्शंस है ये वायरोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। वायरोलॉजी के अंदर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली ऑल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द लैब। तो क्या होता है, लैब के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऑल्टरेशन लाई जाती है, उसके जीन को चेंज किया जाता है, म्यूटेशन वगैरह उसमें इंट्रोड्यूस करी जाती है, पैथोजन को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, हम उसको स्टडी कर पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि जो आपका पैथोजन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका पोटेंशियल कितना है, साथ ही साथ क्या ट्रांसमिसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इट इज बिलीव दैट दिस अलाउज रिसर्चर्स टू स्टडी पोटेंशियल थेरेपीज, जो आने वाली वैक्सीन हैं, जो थेरेपीज हैं, उसको स्टडी करने में हमारे रिसर्चर्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन दैट मेक सर्टेन पैथोजेनिक माइक्रोब्स मोर डेडली और मोर ट्रांसमिसिबल। तो यहाँ पे जो पैथोजेंस हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं ह्यूमंस के अंदर या नहीं, इन सब चीजों के ऊपर स्टडी इसके अंदर करी जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आईसीजे को लेकर न्यूज में है। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया, आईसीजे का जिक्र किया गया था। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा गया आईसीजे को लेकर, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। पहला कहता है कि यूएन के 6 ऑर्गन में से ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको बताना है करेक्ट क्या है, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहां पर इंडिया के बारे में, इंडिया को एक्यूज किया गया रादर कुलभूषण जाधव केस के अंदर। पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया आईसीजे के अंदर
जो फैक्ट्स है उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, खैर ऑफकोर्स पाकिस्तान है वो तो इस तरीके की बातें करेगा ही। हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आईसीजे कहां पर लोकेट करता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग नेदरलैंड के अंदर। और ये चीज भी ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में होते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिसे कि फ्रेंच में कोर इंटरनेशनल दे जस्टिस कहा जाता है, समटाइम्स नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईसीजे को क्या वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है या आईसीसी को वर्ल्ड कोर्ट कहा जाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो कि डिस्प्यूट को सेटल करता है वेरियस कंट्रीज के बीच में। जैसे यहां पर कुलभूषण जाधव को लेकर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में किया जा रहा है, क्योंकि हमें जब मिस्टर जाधव का एक्सेस चाहिए था पाकिस्तान उसको डिनाई कर रहा था। आईसीजे इज द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट जो कि एडजुडिकेट करता है जनरल डिस्प्यूट वेरियस कंट्रीज के बीच में। देखिए ओनली शब्द दिया गया, स्टेटमेंट बन के आ सकती है और फिर लगेगा ओनली वाली स्टेटमेंट तो गलत होती है और हम इसे गलत कर देंगे। नहीं, गलत नहीं करना है क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट ये ठीक है, क्योंकि अपने आप में आईसीजे एक अकेली ऐसी जनरल डिस्प्यूट बॉडी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वेरियस कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करती है विद इट्स रूलिंग्स, ओपिनियंस जो कि यहां पर सर्व किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सिर्फ पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो योर आंसर विल बी ए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, आईएमएफ के द्वारा कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है। 3 नाम आपके सामने दिए, जीएफएसआर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि आईएमएफ को लेकर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया था। आईएमएफ ने प्रपोज किया है सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर। तो यहां पर इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर आर्टिकल दिया गया था, आईएमएफ के द्वारा लेकर आया गया। इस तरीके के आर्टिकल्स ही हम हिंदू एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। इंडिया का क्या सोचना है इसके ऊपर, इंडिया को ये कैसे इंपैक्ट करेगा, ये सब चीजें डिस्कस करी जाती है। आईएमएफ पब्लिशेस द फर्स्ट 2 रिपोर्ट्स, द थर्ड वन इज पब्लिश्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पहली रिपोर्ट जीएफएसआर जो है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ के द्वारा लेकर आई जाती है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा लेकर आई जाती है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्ड रिपोर्ट इसके द्वारा नहीं पब्लिश करी जाती। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आइलैंड के बारे में, डेल्ट आइलैंड के बारे में जानेंगे, फिर MH60R क्या है इसको डिस्कस करते हुए HC जुरिस्डिक्शन, UNHRC टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, मेटेरोलॉजिकल एप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ABR योजना क्या है इसके बारे में जानेंगे, WHO रीजन PCA एंड समर सोलिस्टिस के बारे में भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम डेल्फ्ट आइलैंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपका जो डेल्फ्ट आइलैंड है इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये कहां पर सिचुएट करता है, क्या ये श्रीलंका में है, मालदीव्स में है, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं 10 सेकंड्स का, आप आंसर देने की कोशिश करें। रिसेंटली ये न्यूज में था, न्यूज भी बताऊंगा, द हिंदू के अंदर अपीयर हुआ था। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका है वो है श्रीलंका, ए इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका डिफेंस मूव टू बिल्ड आर्टिफिशियल रीफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स नेटिव फिशरमैन फ्रॉम तमिलियन फिशरमैन। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल रीफ बनाने की बात करी जा रही है ताकि श्रीलंका अपने नेटिव, और यहाँ पर जो श्रीलंका के फिशरमैन है डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेल्फ्ट आइलैंड जो है न्यूज में था, इट्स अ पार्ट ऑफ जाफना आइलैंड जो कि वेस्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर कहां पर लोकेट करता है, मैप के ऊपर भी आपको दिखा देता हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए कहां पर लोकेट करता है। सो यहाँ पर जाफना रीजन में दिस इज द डेल्फ्ट आइलैंड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द रीजन। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल रीफ बनाने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट MH60R। MH60R क्या है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर यहाँ पर करेक्ट है। इट हैज बीन बिल्ट बाय बोइंग एरोस्पेस। MH60R जो है ये बोइंग के द्वारा बनाई गई है और एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। द हिंदू के अंदर से न्यूज थी, सोच समझ के आंसर करेगा। नेवी टीम रीच US फॉर ट्रेनिंग ऑन MH60R जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर इट इज बिंग बिल्ड बाय बोइंग एरोस्पेस, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाती है बिकॉज ये बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नाउ इट इज अ मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर। तो MH60R एक हेलीकॉप्टर है जो कि वेरियस अरीनास के अंदर एम्प्लॉय किया जा सकता है, ऑफेंसिव ऑपरेशन में भी और डिफेंसिव रोल्स के अंदर भी।
इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। एंटी शिप स्ट्राइक हो, लो इंटेंसिटी मरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू है, होराइजन नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वहां पर तो मल्टीपल एरियाज में MH-60R जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। MH-60Rs आर रिप्लेसमेंट ऑफ सी किंग 42x42A हेलीकॉप्टर जो हमारे पास हुआ करते थे, डीकमीशन करे गए वो 1990s के अंदर, उसी का ही एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आया है। और हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, ये एक बार देख लेते हैं कुछ इस तरीके से अभी इसकी ट्रेनिंग जो वो शुरू होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को देकर कि बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, पॉसिबल है। इट कैन ओनली एक्सपेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू वन और मोर स्टेट। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स है, दोनों ध्यान से देखिएगा, दोनों ही ओनली वाली है। तो ओनली वाली स्टेटमेंट्स जो है, ऑल वाली स्टेटमेंट्स जो है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। मैं टाइम आपका स्टार्ट कर देता हूं। रिसेंटली लक्षद्वीप एडमिन जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन काफी न्यूज में है आजकल फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इट मूव्स प्रपोजल फॉर शिफ्टिंग HC हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन फ्रॉम केरला टू कर्नाटका। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी शिफ्टेड ओनली थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो यहां पे पार्लियामेंट के थ्रू जो जुरिस्डिक्शन है वो शिफ्ट करी जा सकती है। और यहां पर कहा गया है, रिक्वेस्ट करी गई है कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो अभी जितने भी मैटर होते हैं लक्षद्वीप को लेकर वो केरला के अंदर डील किए जाते हैं, वो कर्नाटका कर दी जाए। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी शिफ्टेड ओनली थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और ये पहली स्टेटमेंट भी आपकी यही बात कर रही है। ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर यूनियन टेरिटरी, और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन सच टेरिटरी टू बी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यहां पर कोई नई हाई कोर्ट जो वो भी बनाई जा सकती है, किसी भी कोर्ट को जो कार्यभार है वो किसी यूनियन टेरिटरी का वो भी दिया जा सकता है। तो यूटी के लिए एक जो हाई कोर्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है, या फिर किसी दूसरी हाई कोर्ट को भी कहा जा सकता है कि इस यूटी के जो मैटर्स हैं एज पर 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके हिसाब से आप ही देखिएगा। तभी यहां पर कहा जा रहा है भाई इसे शिफ्ट करके केरला से कर्नाटका करो। सेक्शन 4 ऑफ द सेम आर्टिकल मेंशन करता है नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट टू और फ्रॉम एनी यूटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बात करी गई है कि एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन जो है वो यहां पर किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, दूसरी गलत, और आपको गलत ही बता रहा था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में ये केरला से कर्नाटका में जुरिस्डिक्शन शिफ्ट होती है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। बात करी गई है कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं और आपको करेक्ट बताना है दोनों में से कौन सी है। पहली कहती है UNHRC हैज इट्स हेडक्वार्टर इन हेग नेदरलैंड। UNHRC का हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग नेदरलैंड के अंदर है। इट इज एशियाज व्हिच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल। तो एशिया की जो सीट्स है उसके पास हाईएस्ट सीट्स हैं UNHRC के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ के आंसर करिएगा। और मैं आपका टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया UNHRC कंसर्न को, न्यू IT रूल्स डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया। यहां पर आप जानते हैं कि नई तरीके के रूल्स हैं वो लेकर आए जा रहे हैं, और यहां पर UNHRC की कंसर्न्स को लेकर इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया। देखिए एक तरफ तो इंडिया, अगर आप देखें प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो भी बड़ी बड़ी IT कंपनीज है, इवन G7 ने भी ऐसा ही करने की कोशिश करी, उनके पास जो रेगुलेशंस है उनके ऊपर लगाने की कोशिश करी जा रही ताकि हमारे डेटा को मिसयूज ना किया जा सके। और इसी के थ्रू ही जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो एक बुली नेचर है, उनकी जो दादागिरी है कि हम लोग तो ऐसे ही चलेंगे, जैसे ट्विटर ने बीच में स्टेटमेंट दी थी भाई हम तो अपनी पॉलिसी मानते हैं। आप इंडिया में काम कर रहे हैं और पॉलिसी आप अपनी मानेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से अब दबाव किस पे बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है UNHRC के ऊपर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसने अपनी कंसर्न्स जो थी हमारे IT रूल्स को लेकर जाहिर करी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बैक चैनल के अंदर कितनी ज्यादा लॉबी करी जा रही होगी इंडिया के अगेंस्ट पे। ये जो IT की बड़ी बड़ी फर्म्स है, बड़े बड़े जाइंट्स है, ये कैसे लॉबी कर रहे होंगे वेरियस एजेंसीज के साथ, इवन UN की एजेंसीज के साथ, कि आप इंडिया को समझाओ कि हमें यहां पर हमारे तरीके से काम करने दें।
और उसके बाद ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसने इंडिया को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और कहा कि जो ह्यूमन राइट्स है, बेसिकली जो बॉडी है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहां पर जब मैंने ये न्यूज पढ़ी तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स का तो ख्याल रखना बहुत दूर की बात है, जो आईटी है, जो आईटी की बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके राइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है हिडन फॉर्म के अंदर। खैर ये तो पूरी पॉलिटिक्स हो जाती है बैक चैनल्स की। यहां पर देख लेते हैं यूएनएचआरसी जो है इसका काम क्या है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इसका काम है, जो कि ऑफकोर्स इस सिचुएशन के अंदर ये करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। काउंसिल के 47 मेंबर्स है, ठीक है, विच आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म्स ऑन रीजनल ग्रुप बेसिस, ठीक है। तो रीजनल ग्रुप बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जेनेवा और हेग के अंदर आपको काफी कंफ्यूजन होगा, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि कौन से हेडक्वार्टर जेनेवा में है और कौन से आपके हेग में है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इसके अंदर 47 मेंबर्स हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर से मेंबर्स कहां से आते हैं। अफ्रीकन ग्रुप से सबसे ज्यादा मेंबर 13 आते हैं, फिर आपका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, यहां से 13 मेंबर्स आते हैं। इसके अंदर ईस्टर्न ग्रुप भी है, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप, वहां पर 6 मेंबर्स है, वहां से 6 मेंबर्स आते हैं। 8 मेंबर्स आपके लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ग्रुप से आते हैं और 7 मेंबर्स आपके वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से आते हैं। तो यहाँ पे 13, 26, 32, 40, 47 टोटल मेंबर्स हो गए, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, बट यस एशिया के अंदर जो मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के वो सबसे ज्यादा हैं, तो अफ्रीका के बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर विल बी बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं, यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेरियस मैच को लेकर है और यहां पर पूछा गया कि कौन सा करेक्टली मैच करता है। तो लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट टाइप्स की हाइड्रोजन जो है वो दी है, पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया और राइट साइड में उसके सोर्सेस के बारे में बताया गया। ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से, ग्रीन हाइड्रोजन वाटर से, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से। तो आपसे पूछा गया आपको मैच करना है इसके अंदर। तो मैं आपका टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। इंडिया सेट टू ऑर्गेनाइज 2-day समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स ब्रिक्स नेशन। तो 2 दिन की यहां पर एक समिट जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वो करी जा रही है इंडिया के द्वारा, जिसमें ब्रिक्स नेशन जो है वो भी यहां पर शामिल है। हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे जब आपके रिन्यूएबल सोर्सेज से यूज की जाती है, पैदा करी जाती है, जैसे कि वाटर, तो यहाँ पे उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल से जब बनाई जाती है तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है ग्रे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अलग अलग हाइड्रोजन के जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी अलग अलग है। दिस गिव्स हाइड्रोजन द एज ओवर अदर फ्यूल्स, क्योंकि ज्यादातर एरियाज के अंदर ये आपकी क्लीन रहती है और कंपेयर टू द कन्वेंशनल सोर्सेज ये आपकी बेटर सोर्स है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड नेचुरल गैस यील्ड्स एज ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर ब्लू एंड नेचुरल गैस से क्या होगा, ग्रे हाइड्रोजन। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? ए, क्योंकि तीनों ही जो मैच है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और जो सोर्सेज आपको दिए हैं बनाने के वो भी यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो जब वाटर से बनेगा तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, फॉसिल फ्यूल से या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फॉसिल फ्यूल से ब्लू हाइड्रोजन बनेगा, नेचुरल गैस से ग्रे हाइड्रोजन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ए आपका करेक्ट आंसर है। और ये सोर्सेज भी यहाँ पर अलग अलग आपको दिए हुए, कौन सा सोर्स कितना ज्यादा क्लीन है वो भी आपको पता है। और यहाँ पर समर 50 कोड को आप यूज कर लीजिएगा 100 days 200 days की सीरीज के अंदर, और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो डेली आपकी डे वाइज प्रिपरेशन जो होती है वो आप अपनी यहाँ पर कर सकते हैं। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 200 डेज के लिए चले जाइएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि वेरियस एप्स को लेकर पूछ रहा है कि किस किस ऐप का इस्तेमाल किस किस चीज के लिए किया जाता है। दामिनी के आगे लिखा है लाइटनिंग, मेघदूत के आगे लिखा है एग्रोमेट सर्विसेज, मौसम के आगे लिखा है वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ, पीआईबी से ही बनाए गए ये भी न्यूज, और वहीं से क्वेश्चन आपका बनाया है। No heat wave conditions likely over any part of the country during next 5 days. तो हीट वेव लाइक सिचुएशन कंट्री के अंदर आगे 5 दिनों में बताया जा रहा है कि नहीं देखी जाएगी। और वेरियस एप्स जो है उसका भी मेंशन इस आर्टिकल के अंदर किया गया था, जिसमें मेघदूत ऐप जो है, तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर ने एक लॉन्च करी मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल प्रोवाइड लोकेशन एंड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज, जो कि किसानों को लोकल लैंग्वेजेस में जो एडवाइजरीज है वो जारी करी जाएगी इस ऐप के द्वारा। तो एग्रोमेट सर्विस बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसे डेवलप किया गया एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से भी लोग यहाँ पर शामिल थे। मौसम भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सीमलेस यूजर फ्रेंडली एक्सेस देती है वेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, mosam.imd.gov.in। तो वेदर फोरकास्ट के लिए है, ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। दामिनी लाइटनिंग ऐप जो है इसे डेवलप किया गया आईआईटीएम पुणे के द्वारा, और ऐप जो है मॉनिटर करती है लाइटनिंग एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन स्पेसिफिकली फॉर ऑल इंडिया एंड अलर्ट इफ लाइटनिंग इज हैपनिंग नियर यू बाय जीपीएस नोटिफिकेशन देकर आपको जानकारी इसकी पहले से ही दे दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों यहां पर मैच कर रहे हैं, तो आंसर विल बी डी। तीनों ही आपके जो पेयर्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, वेरियस एप्लीकेशंस के नाम आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बात कर रहे हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अंडर दिस द गवर्नमेंट पेज फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा पे करे जाते हैं, और वर्कर्स अंडर दिस शुड नॉट हैव अ मंथली वेज ऑफ 10,000 पर मंथ या इससे ज्यादा। तो इसमें उन्हीं लोगों को लिया गया जिसका मंथली वेज 10,000 या फिर इससे कम है। लेबर मिनिस्ट्री इज थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग ABRY, दैट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना डेडलाइन जो है इसको यहां पर इंक्रीज किया जाएगा ताकि फ्रेश हायरिंग को बूस्ट किया जा सके। क्यों फ्रेश हायरिंग को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि सरकार ने यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी ताकि एम्प्लॉयर्स को यहां पर हेल्प करी जा सके कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, आप जानते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के द्वारा इक्वल पीएफ कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम कर देंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि इस चीज से डिस्करेज होते हुए कि पीएफ कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। कोरोना के टाइम में वैसे ही जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो गया था, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो हो सकता है आप आगे हायरिंग ही ना करें। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन को लेकर चिंता मत करिए, जो सरकार है पीएफ कंट्रीब्यूशन करेगी, आपको यहां पर पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहां पे सरकार ने कहा, लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए हमें जो हायरिंग है उसको बूस्ट करना है, और प्राइवेट सेक्टर हायरिंग तभी करेगा जब पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर हम हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे यस, पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो ठीक हो जाती है। अंडर दिस गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां पे करने वाली है, लेकिन ये जो स्कीम थी इसके अंदर जो एक क्राइटेरिया रखा गया था, अगर आपको याद हो, वो 15,000 का रखा गया था। एनी ईपीएफ मेंबर processing universal account number drawing monthly wage of less than rupees 15,000 who made exit from employment during COVID pandemic from March 1, 2020 to September 30, 2020। तो इस पीरियड मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 मंथ्स का जो टाइम था उसने यहां पर ज्वाइन नहीं किया, डिड नॉट ज्वाइन एनी एम्प्लॉयमेंट इन एनी ईपीएफ कवर्ड एस्टैब्लिश अंडर सितंबर 30, 2020, वो इसके बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल था। तो यहाँ पे 15,000 का क्राइटेरिया था, ना कि 10,000 का। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो रोजगार योजना का मेजर है ये सरकार के द्वारा लिया गया, और इसके अंदर 22,810 करोड़ एलोकेशन भी किया गया फॉर द पीरियड ऑफ 2020 टू 2023। तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर से एक जो बोझ हुआ करता था वो यहां से हटाया गया, और सरकार ने इसमें 12% जो पे करना होता है अंडर दिस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेज 12% जो कि एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाता है। इवन जो आपका एम्प्लॉयर है उसका भी 12% यहाँ पे टेक ओवर किया। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉइज है और जो एम्प्लॉयर है दोनों को ही फायदा होगा। एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एम्प्लॉयर की हायरिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब बोझ नहीं रहेगा इस एक्स्ट्रा पैसे का, तो एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा यहां पर पैसा उसके सैलरी के रूप में आएगा, और जो एम्प्लॉयर है उसको क्या फायदा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर पाएगा बिना किसी पीएफ के टेंशन के। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजनल ऑफिसेस ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिसेस कहां पर है, डब्ल्यूएचओ के ऊपर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। रीजन उसका यही है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि सीएचओ भी कहा जाता है, तो यहां पर उसको लेकर काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, तो इस वजह से इसके रीजनल ऑफिस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर अगर हम न्यूज की बात करें, रिगरसली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ सोशल मेजर्स डब्ल्यूएचओ टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बारे में बात करी गई है, और इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो काफी सारे पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स जो है वो लेकर आए गए। द हिंदू के अंदर न्यूज थी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ विच इज बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ये लोकेट करता है। स्पेशलाइज एजेंसी है, यूएन की 6 रीजनल ऑफिसेस जो है इसके लोकेट करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें कहां कहां पे होंगे, देखिए मेजर कॉन्टिनेंट्स को उठाइएगा। अफ्रीका के अंदर है इसका एक रीजनल ऑफिस, अमेरिका के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, और यूरोप के अंदर है। इसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर है, और वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर है, ठीक है। WHO वर्क्स वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल्स, ठीक है। तो आवर गोल इज टू एंश्योर दैट 1 बिलियन मोर पीपल
हैव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू प्रोटेक्ट 1 बिलियन मोर पीपल, ऐसा इसके गोल्स के अंदर बताया भी जाता है। तो आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया क्या इसमें था? बिल्कुल था साउथ ईस्ट एशिया। वेस्टर्न मेडिटेरेनियन था? नहीं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन था, वेस्टर्न पैसिफिक था। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यूरोप इसमें था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3 यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हुए। वैसे रीजनल ऑफिसेस यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 6 रीजनल ऑफिसेस अलग अलग कलर कोडेड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्टेड अबाउट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पीसीए के बारे में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इट इज बेस्ड इन हेग नेदरलैंड, हेग नेदरलैंड के अंदर ये बेस्ड है। अगेन लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड इज द हेड ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इसमें जो हेड है वो भी यहाँ पे बताया गया, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपका टाइम यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, सोच समझ के आंसर करिएगा क्या हो सकता है। एयर इंडिया हैज टाइम टिल मिड जुलाई टू चैलेंज केन लॉसूट। केन हैड आल्सो प्रीवियसली वन, जो पीसीए के अंदर केन ने डिस्प्यूट डाला था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया था, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट हार गया था और यहाँ पे पीसीए जो था उसने हमारे अगेंस्ट में एक वर्डिक्ट जो थी वो सुनाई थी। ठीक है, अभी जो है एयर इंडिया के पास टाइम है मिड जुलाई तक केन के लॉ सूट के अगेंस्ट में वो यहाँ पर जो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। केन हैड आल्सो प्रीवियसली वन अ डिस्प्यूट जो कि वोडाफोन के केस में किया गया था। ये क्या है? ये बेसिकली हेग बेस्ड आपका कोर्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। द हिंदू के अंदर आर्टिकल था, पीसीए हेग नेदरलैंड बेस्ड है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल रहती है, इंटरनेशनल ब्यूरो रहता है। द कोर्ट इज नॉट परमानेंट इन नेचर, रादर इट इज अ कोर्ट सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग अ परमानेंट पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ईच मेंबर इज एलिजिबल इसके अंदर टू नॉमिनेट 4 पर्सन हु हैव competency in international law and who are of the highest moral reputation। ये भी ध्यान रखेगा। परमानेंट और यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड। तो इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, इट इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड जो यहाँ पे इसको हेड करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यू ऑब्जर्व इट टू बी द लॉन्गेस्ट डे। अब आपसे एक एक्सपीरियंस कह लीजिए या फिर एक सिचुएशनल क्वेश्चन कह लीजिए, वो पूछा गया। यू ऑब्जर्व इट टू बी द लॉन्गेस्ट डे व्हेन सनलाइट एट इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, यू आर रिजाइडिंग इन वन ऑफ द ट्रॉपिकल नेशन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यू आर प्रोबेबली विटनेसिंग। आप क्या विटनेस कर रहे हो जब आप इसे सबसे बड़े दिन के तौर पर देखते हैं? सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है और आप इसे देख रहे हैं कहां से? आप एक ट्रॉपिकल नेशन के अंदर हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इसको देख रहे हैं। क्या हम विंटर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं, वर्नल की बात कर रहे हैं, इक्विनॉक्स की, स्प्रिंग इक्विनॉक्स की, या फिर नन ऑफ द अबव? यहां पर जल्दी से बताएं। अगर आप वैसे थोड़ा सा हम कॉमन सेंस को भी देखें, महीना कौन सा है उसके कंसर्निंग न्यूज होगी तो जून चल रहा है। जून में क्या होता है? क्या विंटर सोलिस्टिस होते हैं? नहीं। वर्नल इक्विनॉक्स होता है? नहीं। स्प्रिंग होता है? नहीं। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समर सोलिस्टिस अभी हमने 21 जून को जो है एक्सपीरियंस किया था, विच इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सन की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, हाईएस्ट आप मान सकते हैं। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ 2021 फॉर दोज लिविंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्योंकि साउथ ऑफ द इक्वेटर जाते हैं तो चीजें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जून 21 को माना जाता है। इन टेक्निकल टर्म्स दिस डे इज रेफर टू एज समर सोलिस्टिस, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ समर सीजन। ये अकर होता है व्हेन सन जो होता है डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और अब ये धीरे धीरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड था उसे इसने टच कर लिया। ड्यूरिंग दिस सॉलिस्टिस द अर्थ एक्सिस अराउंड विच जो प्लैनेट स्पिन करता है वो अपना कंप्लीट करता है 1 टर्न ईच डे इज टिल्टेड इन अ वे दैट इज नॉर्थ पोल इज टिप टुवर्ड्स द सन एंड साउथ पोल इससे अवे होता है। ठीक है, अब यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी तो अभी एनसीईआरटी हमारी चली रही है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं अभी 200 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर। तो वहां पर भी हमने जो बेसिक है क्लास 6 की एनसीईआरटी को उठाया, वहां से हमने शुरू किया पढ़ना और धीरे धीरे क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करेंगे, जहां पर समर सोलिस्टिस क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होते हैं, इसके पीछे की जो टेक्निकलिटीज है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। खैर, करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 जून पर हम पहुंच चुके हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस साइट को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। एफसीआरए एंड जीईएसी बीटी क्रॉप्स काफी ज्यादा न्यूज में रहे, तो इसको लेकर भी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर हम एक क्वेश्चन मैप बेस्ड हमारा रहेगा, मैनचेस्टर बेबी के बारे में जानेंगे, फ्लेक्स फ्यूल इंजन, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, एनएमसीजी एंड फाइनली एम योगा ऐप के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो यहां पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज reflecting a beautiful example of karst topography, this holy shrine which is dedicated to Lord Shiva
कैन बी रीच थ्रू द टाउन ऑफ पहलगाम। द श्राइन इज, किस श्राइन की बात कर रहे हैं? क्या हम अमरनाथ की बात कर रहे हैं, केदारनाथ की बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? मैं टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में भी थी और कास्ट टोपोग्राफी ज्योग्राफी के ऊपर आपका बेसिक एनसीईआरटी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पर बन के आ सकता है। जल्दी से आंसर करें। ओके, सो टाइम इज अप। जेएनके गवर्नमेंट कैंसल्स अमरनाथ यात्रा फॉर दिस ईयर, क्योंकि कोविड-19 जो है उसके केसेस बढ़ सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी अमरनाथ यात्रा को इस बार कैंसिल कर दिया गया है। द हिंदू के अंदर ये न्यूज में था। अमरनाथ यात्रा एक पिलग्रिमेज विजिट है जो कि अमरनाथ केव में करी जाती है, विच इज हिंदू श्राइन, जो कि जेएनके के अंदर लोकेट करती है इंडिया के अंदर। द केव इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड, 3888 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये लोकेट करती है। और यहां पर पहुंचने का जो रास्ता है, पहलगाम टाउन जो है, वहां से ये यात्रा शुरू करी जा सकती है, तो वहां से इसमें एंट्री करी जा सकती है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू डिवोटीज जो है एनुअल पिलग्रिमेज के लिए यहां पर जाते हैं, बट इस साल ये नहीं जा पाएंगे। रीजन वही है क्योंकि कोविड-19 के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अमरनाथ इज द करेक्ट आंसर। तो इस बार अमरनाथ यात्रा हम लोग नहीं कर पाएंगे, रीजन भी जो है वो भी यहां पर बताया गया। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कास्ट टोपोग्राफी के ऊपर ही पूछने वाला हूं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। बेयरिंग कोविड-19 इन माइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स स्टैंड्स करेक्ट? तो यहां पर आपको बताना है, दो चीजें दे रखी है। रिसेंटली सीएसई इंडिया के ऊपर भी इसको लेकर डेटा दिया गया था, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि द हिंदू और पीआईबी से तो हम कवरेज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट, उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो कोविड-19 को लेकर यहाँ पे बताया गया कि कौन से ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है। कार्बन रिटेंशन सर्विस 14 यूटीज एंड स्टेट्स जो है वहां पर इंक्रीज हो गई है। फॉरेस्ट फायर्स जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है फॉर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो दो आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर यहां पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। 5 सेकेंड्स मोर, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये बताया गया कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो रिवर वाटर क्वालिटी इन इंडिया डिड नॉट इंप्रूव ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन था वो काफी हद तक कम हो गया था क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, व्हीकल्स को भी रोका गया था जब नेशनल लॉकडाउन लगा था। लेकिन इस बार स्टेट लॉकडाउन था, उसमें कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। और ये सीएससी की जो न्यू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है, उसको लेकर ये ट्रेंड यहां पर सामने आया। तो रिवर वाटर क्वालिटी जो है इंडिया के अंदर वो इंप्रूव नहीं हुई है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें, जैसे कि आप आंसर तो दे चुके हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर मोर देन 12% ऑफ इंडियाज आईयूसीएन रेड लिस्ट एनिमल स्पीसीज जो है वो भी इस रिपोर्ट में बताया गया था एंडेंजर्ड है। और साथ ही साथ देयर हैज बीन अ ह्यूज जंप इन द फॉरेस्ट फायर इन दिस ईयर, जिसकी वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट फॉरेस्ट फायर्स हैव डिक्रीज, नहीं, फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो गई है रादर। और इसके साथ साथ जो आपके 14 यूटीज एंड स्टेट्स है वहां पर कार्बन रिटेंशन सर्विसेज के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो कार्बन रिटेंशन सर्विसेज बढ़ी नहीं है, रादर कम हो गई है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर गलत हो जाती है। फॉरेस्ट फायर हमने देखा था पिछले कुछ टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है अलग अलग, चाहे वो महाराष्ट्र हो उड़ीसा हो, वहां पर इसका नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट की बात करें तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट है, इसके कुछ फैक्ट्स जो है, दो फैक्ट्स तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिए, वो आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ पर मोर देन 12% ऑफ इंडियाज आईयूसीएन रेड लिस्ट एनिमल स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड है, ये भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया था जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 को लेकर है। कल मैंने जब आपको द हिंदू का एनालिसिस बताया था तो वहां पर जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा कि एफसीआरए के अंदर हमने अमेंडमेंट किया है, जिसकी वजह से ये तो हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि जो बुरे एनजीओस है, बैड एनजीओस है, वो उनको उन तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिल रहा है जो गुड एनजीओस हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी पैसा मिलने में तकलीफ हो रही है। देख लेते हैं एफसीआर अमेंडमेंट 2020 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोबारा से अपीयर हुआ न्यूज़पेपर के अंदर, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। सिविल सर्वेंट्स आर अलाउड टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर फिलेंथ्रोपिक वर्क ओनली। तो सिविल सर्वेंट्स जो है उनको अलाउ किया गया, लेकिन सिर्फ एक ही एरिया के अंदर कि फिलेंथ्रोपिक वर्क के लिए वो एफसीआरए को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड को मैंडेटरी बना दिया गया है। NGO registered under this have to spend 20% of its foreign fund for its administrative work। तो 20% यहां पर किसके लिए देना पड़ेगा पैसा? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए देना पड़ेगा। सोच समझ के आंसर करिए। द हिंदू का क्वेश्चन है, वहां से बनाया गया, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट द टाइमर। तो यहां पर आंसर करने की कोशिश करिएगा। टाइम मैंने आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। यू हैव 10 सेकेंड्स। द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी जिसमें
रिलैक्स करने के लिए बात करी गई थी कि एफसीआरए नॉर्म्स जो है इसको रिलैक्स करना चाहिए, जीएसटी सॉप्स जो है उसको भी एक्सपेंड करना चाहिए ऑन कोविड-19 इंपोर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वेव्स। और यहां पर अगर हम वन बाय वन देखें इसके अंदर, तो आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन जो है इसको लेकर किया था। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स हो, जजेस हो, पॉलिटिशियंस हो, उन सबको कहा गया था कि आप फंड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर दिस हैव टू स्पेंड 20% ऑफ इट्स फॉरेन फंड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि काफी सारे एनजीओ ऐसे हैं जो कि बहुत पैसा जो है बाहर की कंट्री से लेते हैं और उसमें मेजर पोर्शन 50% और इवन इससे भी ज्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं। मतलब जिस चीज के लिए पैसा लिया गया है उस चीज पे तो पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो पैसे अपने खर्चे को दिखा रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि पैसा एक्चुअल में खर्च कहां हो रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई एनजीओ जो है वो महिलाओं को स्किल प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया है और यहां पर अगर उनको 10 करोड़ या 100 करोड़ मिलता है मान लीजिए कि चाइना से, तो उस 100 करोड़ में से 50% से भी ज्यादा 55 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ वो दिखा रहे थे कि हम इसे कहां पर खर्च कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और रिमेनिंग स्किल के लिए जो महिलाओं को स्किल देना है, तो देखा जाए तो इतना बड़ा अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है। तो यहां पर कुछ फिशी लगा होम मिनिस्ट्री को। उन्होंने कहा जिस काम के लिए पैसा ले रहे हो पैसा वहां लगाओ, देश को तोड़ने में पैसा मत लगाओ। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि देखिए जो आपका परसेंटेज है 20% पैसा जो है अप टू 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं। वी अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपके होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते कि 70% पैसा जो है वो आपका इसके अंदर लग जाए। तो एनजीओ रजिस्टर अंडर दिस हैव टू स्पेंड, देखिए हैव टू नहीं है यहां पर, दे कैन स्पेंड। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो यहां पर ऐसे नहीं कि उनको 20% खर्च करना ही करना है। इसके तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए अपने विदेशी कोष का 20% खर्च करना पड़ता है। 20% तक वो खर्च कर सकते हैं, ना कि 20% उनको खर्च करना पड़ता है। तो जो लिमिट सेट करी गई वो 20% करी गई है। बिल्कुल ध्यान से, इसी वजह से कहता हूं स्टेटमेंट को पढ़िए क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से घुमाकर स्टेटमेंट देगा। आपको लगेगा एनजीओ 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, चलो ठीक कर देते हैं। नहीं, यहां पे हमें स्टेटमेंट को पढ़ के समझना भी पड़ेगा कि स्टेटमेंट कहने की क्या कोशिश कर रही है। तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, वैसे आंसर आपका यहां पे बी हो जाएगा, वो ये थी कि एनजीओ जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस दे कैन स्पेंड अप टू 20%, 20% तक खर्च कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड खर्च नहीं कर सकते। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिस्कशन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, होल्डर ऑफ आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू सिविल सर्वेंट्स, और ये सब चीजें हमने पढ़ी। और 20% तक आप खर्च कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर, ताकि मिसयूज ना हो पैसे का। इसी वजह से कंडीशन जो थी लगाई गई थी। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जीईएसी के बारे में देखते हैं। जीईएसी सीन इन द न्यूज, ये किसके अंदर आता है, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर मैंने टाइमिंग जो है स्टार्ट कर दिया। द हिंदू के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है। रिसेंटली HTBT कॉटन जो है ये न्यूज में था, तो HTBT कॉटन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन दो जीईएसी के द्वारा इसे मना किया गया, फिर भी इसका इस्तेमाल किया गया। और यहां पर कहा गया कि देखिए बीटी कॉटन जो है उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप HTBT कॉटन को, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है, उसको यहां पर इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया क्योंकि जीईएसी के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया। तो एक ये न्यूज थी और एक ये न्यूज थी जो कि पंजाब से है कि बीटी कॉटन अडॉप्शन इन पंजाब हैज रिजल्टेड इन नेट इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो यहां पे स्टडी जो थी वो करी गई थी जिसमें बताया गया कि बीटी कॉटन जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक फायदा हुआ है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि बीटी क्रॉप से इकोनॉमिक फायदा होता है, लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट जो है वो भी यहां पर बताए गए जो स्टडी करी गई है। ठीक है, तो यहां पे जीईएसी का मेन काम जो होता है, आप जानते हैं कि ये क्या बीटी क्रॉप यूज करनी है नहीं करनी, किस एरिया में करनी, किस एरिया में नहीं करनी, उसके अप्रूवल को लेकर रहता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो मैंने आपको बता दिया। जीईएसी का काम क्या होता है वो भी जानना काफी जरूरी होता है, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। अप्रूवल का काम जो होता है वो इसके द्वारा दिया जाता है। बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप जो कि हमारे यहां पर जिसको अप्रूवल मिला हुआ है। आप याद करिएगा, आज से अराउंड 15 साल पहले बीटी ब्रिंजल को लेकर, 10 से 15 साल पहले इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और तब इसको बैन किया गया था कि जो फूड क्रॉप्स हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जीईएसी फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एज पर रूल्स 1989 इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो तभी जितने भी बीटी के
और या फिर कहें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के जितने भी इश्यूज होते हैं वो जीएसी के द्वारा डील किए जाते हैं। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैस्पियन सी इज सराउंडेड बाय, कैस्पियन सी किसके द्वारा सराउंड किया जाता है? 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया। मैं आपका टाइम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, 10 सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। द हिंदू से ये क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि यहां पर अर्मेनिया भी न्यूज में था और अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी फॉर अहेड इन अर्ली इलेक्शन रिजल्ट्स, अर्मेनिया न्यूज में तो अर्मेनिया इसी रीजन के अंदर फॉल करते हैं। अर्मेनिया के ऊपर क्वेश्चन मैं आपसे पहले काफी बार पूछ चुका हूं क्योंकि आपको याद होगा आपका नगोर्नो काराबाख रीजन काफी ज्यादा न्यूज में था, तब हमने अर्मेनिया को और अजरबैजान के मैप को देखा था। तो उससे थोड़ा सा हटते हुए उसके पास को जो मैप है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर। तो कैस्पियन सी किसके द्वारा सराउंड करता है, होप आपने सोच लिया होगा इसको। और यहाँ पर अभी आइए मैप के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए आपको रशिया दिखाई दे रहा है, कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है, उज्बेकिस्तान अंदर की साइड है, एयर इट इज तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे ईरान भी है और अजरबैजान भी है। दिस इज आपका अर्मेनिया, ये छोटा सा, राइट। और यहाँ पे आपका नगोर्नो काराबाख रीजन है जिसके लेकर अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर किर्गिस्तान हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। तुर्कमेनिस्तान था क्या इसमें? रशिया था क्या इसमें? देखिए दोबारा से। सो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी आपको दिख गया और यहां पर रशिया भी आपको दिख गया। कजाकिस्तान तक किर्गिस्तान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समर 50 कोड को यूज कर लीजिएगा बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है। 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि 50% डिस्काउंट आपको मिल जाए। चाहे आप 100 डेज की सीरीज, 200 डेज की सीरीज, मिशन यूपीएससी 2020 या फिर 2023 को यूज करना चाहते हैं या फिर एनरोलमेंट करके इन कोर्सेज के अंदर डे वाइज अपनी तैयारी जो है वो करना चाहते हैं तो समर 50 कोड को आप यूज कर लीजिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, जो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन के ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था, इसको किस नाम से जाना चाहता है? बाबा यागा के नाम से, एनियाक, यूनिवैक, बेबी मैनचेस्टर के नाम से। टाइम में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू के अंदर दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हेन द वर्ड्स फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर SSEM, उसको एक दूसरे नाम से पुकारा जाता था और उसका नाम था बेबी मैनचेस्टर। डी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाता हूं आपको और ये किस तरीके से मशीन दिखती थी वो भी यहां पर दिखा देता हूं। इस बेबी मैनचेस्टर को SSEM कहा जाता था। SSEM का मतलब है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था ये और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर बनाया गया था। चलिए, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इट रन्स ऑन ब्लेंडेड फ्यूल, ये ब्लेंडेड फ्यूल जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन है ब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर चलता है। इट रिक्वायर्स 2 फ्यूल स्टोरेज टैंक्स अनलाइक द बाय फ्यूल इंजन जिसके अंदर एक ही टैंक की जरूरत होती है। टाइम में स्टार्ट कर देता हूं। फर्स्ट पोस्ट से ये बनाया गया है आपका, इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये आर्टिकल था और आपकी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल विद फ्लैक्स फ्यूल इंजन और ये मैंडेटरी करने जा रहे हैं फॉर कार मेकर्स इन इंडिया, ऐसा इसके ऊपर प्लानिंग करी जा रही है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसे मैंडेटरी कर दिया जाए। अब फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं? फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स और डुअल फ्यूल व्हीकल्स भी इनको कहा जाता है। एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है इन विच इंटरनल कंबशन इंजन आर डिजाइन टू रन ऑन मोर देन वन फ्यूल। ठीक है, आप जानते हैं कि हम यहां पर ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात करें, डेली बेसिस पे हम हाइड्रोजन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ये देखते हैं। डेली बेसिस पे हम E3 याद आ रहा है आपको? इथेनॉल, इथेनॉल से एक ई का मतलब इथेनॉल, एक ई का मतलब इकोनॉमी, एक ई का मतलब एनवायरमेंट। इथेनॉल के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी 7 जून को जब प्रधानमंत्री लाइव आए थे देश के सामने तब भी उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी थी जिसमें 20% टारगेट जो है उसकी जो तिथि थी वो जो ईयर 2030 से बढ़ाकर 2025 कर दिया गया, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना ज्यादा जो ऑयल का कंजम्पशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहां पर उसी को ही ध्यान में रखते हुए ये चीज लाई गई है कि हमें हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, आप चाहें तो उसे आप उसकी बैटरी पे चलाएं या फिर चाहें तो अपने सॉकेट के अंदर जो आपका प्लग होता है उसको डालकर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से भी उसे चला सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, राइट। इसी तरीके से आपके मोबाइल के अंदर 2 सिम रहते हैं, आप चाहे तो जियो का सिम यूज करें, आप चाहे तो एयरटेल का यूज करें। तो एक ऑप्शन जो होता है जब वो हमारे पास होता है तो यू फील पावरफुल और आपके पास एक चॉइस भी रहती है। उसी तरीके से हमारे व्हीकल्स के अंदर भी
इस चॉइस को मैंडेटरी करने की प्लानिंग जो है वो चल रही है, ताकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल जो है वो लाए जाए और यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसके पास चॉइस भी रहनी चाहिए, उसका व्हीकल एक से ज्यादा फ्यूल के ऊपर चलना चाहिए। दे यूजुअली रन ऑन गैसोलीन ब्लेंडेड विद ईदर इथेनॉल और मेथनॉल फ्यूल, बोथ ऑफ द फ्यूल्स आर स्टोर्ड इन सेम कॉमन टैंक। यहां पर जो यही यूनिक चीज है इसकी, क्योंकि इसके अंदर जो गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है वो इथेनॉल के साथ ब्लेंड करी जाती है या मिथेनॉल के साथ ब्लेंड करी जाती है, लेकिन टैंकर एक ही होता है। तो दोनों ही जो फ्यूल्स होते हैं वो एक कॉमन टैंक के अंदर स्टोर किए जाते हैं, दोनों के लिए अलग अलग टैंक नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जब बायोफ्यूल की बात करते हैं, एक तो आपका हो गया फ्लेक्सी फ्यूल, ठीक है, वर्सेस बायोफ्यूल। बाय में बाय है, बाय मतलब होता है टू, और इसके अंदर टैंक्स भी दो होते हैं, तो अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग टैंक्स होते हैं, लेकिन फ्लेक्सी फ्यूल के अंदर एक ही टैंक होते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो कॉमन टैंकर के अंदर ही आपका जो डिफरेंट टाइप का फ्यूल होता है वो यहां पर स्टोर किया जाता है। सो इट रन्स ऑन अ ब्लेंडेड फ्यूल, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इट रिक्वायर्स टू फ्यूल स्टोरेज, नहीं, इसमें बाय फ्यूल जो होता है उसके अंदर दो स्टोरेज की जरूरत होती है, इसके अंदर तो एक कॉमन टैंक को ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपसे पूछा भी क्या था करेक्ट कौन सा है, तो योर आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा यहां पर फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, तो यहां पे चार ऑप्शन आपके सामने, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनसीटीएडी एंड डब्ल्यूटीओ। अभी जो है इंडिया को एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया, यूएनसीटीएडी के द्वारा कहा गया कि इंडिया जो है पांचवा लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट बना है 2020 को, अगर ध्यान में रखा जाए। और अगर आप देखेंगे इवन स्टॉक मार्केट भी इसी वजह से काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि यहां पर एफडीआई जो है अभी बीच में जो मार्च, अप्रैल, मई का महीना था, और इसमें से आप मार्च भी वैसे हटा सकते हैं, यहां पर देखा था तो काफी डेटा नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद मई के बाद जो है जून के अंदर, इवन जून के फर्स्ट वीक में ही काफी ज्यादा इनकमिंग जो थी वो होनी शुरू हो गई। और जो डेटा भी रिप्रेजेंट किया गया पिछले साल का ध्यान में रखते हुए, कोविड के फर्स्ट वेव को ध्यान में रखते हुए, वहां पर भी कहा गया कि इंडिया जो है पांचवा बड़ा एफडीआई रेसिपिएंट है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूएनसीटीएडी के द्वारा ये कहा गया, तो यस, ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो भी यूएनसीटीएडी के द्वारा लाई जाती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एफडीआई जो है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 27%, ठीक है, और 64 बिलियन जो है टोटल डेटा था यहाँ पे 2020 के अंदर। एफडीए वाज इंक्रीज्ड बाय एक्विजिशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारा एक्विजिशन जो है वो देखने को मिला है। पेंडेमिक हैज आल्सो इंक्रीज डिमांड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो स्कूल कॉलेजेस है वो भी बंद है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है वो, इवन जो कंपनीज है वो भी वर्क फ्रॉम होम करके चलाई जा रही है, तो आईसीटी की डिमांड काफी ज्यादा हुई है, तो इस एरिया के अंदर एक्विजिशन और एफडीआई जो है वो काफी ज्यादा आई है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर पूछा गया, एनएमसीजी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, हो सकता है ओनली गंगा फ्लोइंग स्टेट्स आर पार्टी टू दिस मिशन, तो इसमें गंगा जहां जहां से जिस जिस राज्य से होकर जाती है वो इसके अंदर मेंबर है। तो यहां पर द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, 10 सेकंड्स आपके शुरू हो गए, जल्दी से बताएं। यहां पर कहा गया था कि डिस्कार्डेड बॉडीज डिड नॉट ऐड टू गंगा पॉल्यूशन, मिनिस्टर जल शक्ति के द्वारा ये एक स्टेटमेंट दी गई थी। तो ऑफकोर्स स्टेटमेंट जो है उसको लेकर कुछ लोग इससे अग्री कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो एनएमसीजी को लेकर आ सकता है। तो यहां पर हैज इट बीन इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल गंगा काउंसिल, तो एनजीसी के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और क्या गंगा फ्लोइंग स्टेट्स जो है वही पार्टी टू द मिशन है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, आल्सो नोन एज नेशनल गंगा काउंसिल। दिस मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12 ऑफ अगस्त 2011, और इसके अंदर जो राज्य शामिल है उसमें यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है एम योगा ऐप को लेकर पूछा गया है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया, डब्ल्यूएचओ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, डब्ल्यूएचओ और आयुष के द्वारा, या ऑल ऑफ द थ्री, जिनका नाम यहां पर मेंशन किया गया है, मतलब डब्ल्यूएचओ भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी और आयुष भी। तो जल्दी से आंसर करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एम योगा ऐप जो है अभी जो हमने इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया उस उपलक्ष्य के अंदर यहां पर लॉन्च करी थी, और एक मंत्रा भी दिया, योगा से सहयोग तक, योग से सहयोग तक, ये मंत्रा जो था वो भी यहां पर दिया गया। आपको बताना था किसके द्वारा लॉन्च करी गई। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 10 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, जल्दी से बताएं।
सो यहाँ पे इट इज लॉन्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लेकर आया गया है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो एप्लीकेशन है, क्योंकि योग जो है इंडिया की देन है पूरे वर्ल्ड को, सो इट विल इनिशियली बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच जो है, क्योंकि फ्रांस में भी काफी सारे लोग योगा के लिए काफी मतलब योगा को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए लेकर आया गया है और WHO आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इसे बनाया गया। हो सकता है आगे जाके और भाषाओं का भी इसमें इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो तो इसमें शामिल करनी ही चाहिए, इवन जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं, वो भी इसमें शामिल करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है योगा को समझ सके, योगा को प्रैक्टिस कर सके। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ के थ्रू। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज को देख लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो IFC IOR के बारे में डिस्कशन होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, समुद्र क्लास, थिएटर कमांड्स के बारे में जानेंगे, कैलेंट्री अवार्ड्स, मराकार क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन एक रहने वाला है, एक रिवर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आयरन ओर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर भी एक एक क्वेश्चन हमारा आज डिस्कस करेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। ये कहां पर लोकेट करता है? यहाँ पे आपका टाइम दिया है, टाइम मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, 10 सेकेंड्स आपके हाथ में है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है द हिंदू से बनाया गया है। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, तो वहां पर ये जो हेडक्वार्टर है इसके बारे में भी मेंशन किया गया था और वहां पर बताया गया था कि ब्रिटेन ने अपने एक लाइजन ऑफिसर्स को इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के अंदर अभी पोस्ट किया है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, देखिए वैसे सुनने में लग सकता है नेवी का है तो किसी ना किसी जो आपकी कोस्टल सिटीज होती है वहां पर होगा। ठीक है, वाइजैग में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, न्यू दिल्ली गुरुग्राम के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन यहां पर आंसर क्या है आपका? यस, इट इज गुरुग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं यहां पर क्या करने की चीज करी जा रही है। तो ब्रिटेन ने अपने लाइसेंस ऑफिसर को यहां पोस्ट तो किया है, लेकिन और क्या क्या चीजें यहां पर हमें समझ में आती हैं। IFC IOR को एस्टेब्लिश किया गया था एक विजन के साथ, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो इस रीजन के अंदर बढ़ाई जा सके, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन मैरीटाइम जो कोहेरेंट सिचुएशन पिक्चर जो है वो यहां पर क्रिएट करी जाती है और ये एक मैरीटाइम इंफॉर्मेशन हब के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है उसका डेटाबेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। IFC हैज बीन एस्टैब्लिश एट द नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जिसको कि IMAC कहा जाता है। ये भी गुरुग्राम में, इसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो IFC को वहीं पे ही एस्टैब्लिश किया गया, विच इज द सिंगल पॉइंट सेंटर। IMAC जो है आपका, इट इज अ सिंगल पॉइंट सेंटर लिंकिंग ऑल द कोस्टल रडार चेन्स, ताकि एक सीमलेस रियल टाइम पिक्चर जो है 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है, क्योंकि देखिए कोस्ट लाइन जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन हमारी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमने यहां पर 26/11 जैसे इंसिडेंसेस जो है वो यहां पर देखे हैं। तो इसी वजह से पहले से ही तैयारी इसकी कर रखी थी कि यस, कोस्ट लाइन के ऊपर से डेटा हमारे पास सीमलेस तरीके से आना चाहिए, रियल टाइम डेटा जो है वो आना चाहिए। ठीक है, थ्रू दिस सेंटर इंफॉर्मेशन ऑन वाइट शिपिंग और कमर्शियल शिपिंग विल बी एक्सचेंज्ड विद कंट्रीज इन द रीजन, ताकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंडियन ओशन के अंदर और भी बढ़ाई जा सके और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो कोस्टल रीजन है, जो कोस्ट लाइन है, वो और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। चलिए चलते हैं यहां से। आंसर आपका ए था नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्टिव बॉर्डर्स। तो यहां पे पूछा गया कि किस बॉर्डर के साथ हम कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स को रखते हैं। तो BSF लिखा है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। असम राइफल्स म्यांमार के साथ, ITBP चाइना के साथ। टाइम मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। ये क्वेश्चन द हिंदू से ही बनाया गया है, क्योंकि अभी म्यांमार बाउंड जो मिजोरम है, यहां से जो आर्म्स है उसको सीज किया गया है। और अगर यहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करी जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा CISF जो है इनको कहां पर डिप्यूट किया जाता है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। BSF की बात करें तो यस, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, क्योंकि बांग्लादेश जो था पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था 1971 से पहले, तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों से प्रोटेक्शन करने के लिए BSF हमारी हमेशा तत्पर रहती है। म्यांमार के साथ है असम राइफल एंड देन चाइना के साथ है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा थर्ड जो मैच है वो भी करेक्ट हो जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही यहां पर मैच करें। वेरियस अदर कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये भी आप जान लीजिएगा। इन वन ऑफ द मेजर आर्म्स रिकवरीज अभी जो रिसेंट टाइम्स में करी गई है, मिजोरम के अंदर से असम राइफल्स जो है उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में जो आर्म्स है उसको यहां पर सीज किया है। आप जानते हैं इस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर इलीगल आर्म्स जो होते हैं, वेपन्स जो होते हैं, उसकी तस्करी करी जाती है, उसी को ही यहां पर रोका गया है।
पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो जो म्यांमार है वहां पर आपकी असम राइफल है, चाइना के साथ लगता हुआ जो बॉर्डर है वहां पे आईटीबीपी है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बीएसएफ है, नेपाल और भूटान के साथ हमारा एसएसबी है, दैट इज सशस्त्र सीमा बल आपका काम करता है। ठीक है, सीआईएसएफ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि समुद्र क्लास वेसल के बारे में पूछा गया। समुद्र क्लास वेसल जो से रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, क्या है ये? क्या ये किसी तरीके का पेट्रोल वेसल है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, कोई फ्रिगेट है या फिर कॉर्वेट है? आपको बेस्ट आंसर यहां पर चूज करना है। द हिंदू से ही क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ में इसमें आंसर करिएगा। समुद्र क्लास जो हमारी वेसल है वो क्या है? अभी न्यूज के बारे में आपको बता देता हूं। तो एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, उन्होंने ट्यूसडे को एक मेमोरेंडम जो है वो साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। एक कॉन्ट्रैक्ट जो वो साइन किया और कहा गया कि हमें 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल चाहिए फॉर द कोस्ट गार्ड, और ये 538 करोड़ के आसपास का जो बजट है, कॉस्ट जो है वो यहाँ पे डिसाइड करी गई है। द शिप डिजाइन डेवलप्ड एंड बिल्ट बाय जीएसएल, दैट इज गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाई जाएगी, आर शेड्यूल्ड टू बी डिलीवर्ड बाय 2024 एंड 2025। तो ये 2 शिप्स हैं 2024 और 25 के अंदर दी जाएगी। दीज आर द पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। समुद्र क्लास पोल्यूशन वेसल है आपकी, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको 2 स्टेटमेंट्स देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहां पर पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है अ थिएटर कमांड इज अ स्ट्रक्चर फॉर फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेज एसेट्स। तो आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को फास्ट मूवमेंट के लिए एक थिएटर कमांड जो है वो स्ट्रक्चर यहां पर बनाया जाता है। सेकंड, इंडिया एट प्रेजेंट हैज 2 थिएटर कमांड्स, दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार या फिर अंडमान आइलैंड्स। टाइम में स्टार्ट कर देता हूं आपका, सोच समझ के आंसर करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी द हिंदू से बनाया गया है। यहां पर 4 थिएटर कमांड्स लाइकली टू बी रेज्ड बाय ईयर एंड, ऐसा कहा जा रहा है इस साल के एंड तक हमारे पास 4 थिएटर कमांड्स जो हम यहां पर रेज कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि चाइना हमारे मैरीटाइम रीजन के अंदर भी काफी ज्यादा, इंडियन ओशन के अंदर भी काफी ज्यादा अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें अपने आप को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वहां पर इस तरीके की जो थिएट्रिकल कमांड्स होती हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें तीनों एसेट्स एक ही बारी में मूव करना हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अभी इसमें होता क्या है। सो थिएटर कमांड जो होते हैं एक मिलिट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी एसेट्स, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन अ पर्टिकुलर थिएटर ऑफ वॉर आर अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ 1 3-स्टार जनरल। एक 3-स्टार जनरल जो होंगे उनके अंडर में आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी। करंटली एग्जिस्टिंग कमांड्स आर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 4 कमांड्स प्लान करी जा रही हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में उन एसेट्स को यूज किया जा सके, एक ही बारी में मूव किया जा सके। एट प्रेजेंट इंडिया के पास एक ही थिएटर कमांड है जिसका नाम है अंडमान आइलैंड की जो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लक्षद्वीप की नहीं है, अंडमान आइलैंड की है, तो 2 नहीं है, 1 है। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास 4 ऐसी कमांड जो है वो क्रिएट कर दी जाएंगी। इसमें तीनों आर्म फोर्सेस के एसेट्स को मूव किया जाता है एक ही बारी में। तो यस, आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तीनों आर्म फोर्सेस के एसेट को यूज किया जाता है, मूव किया जाता है। 4 कमांड जो प्लान करी गई उसके अंदर मैरीटाइम थिएटर कमांड आने वाली है, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड आने वाली है, एंड इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड आने वाली है। मैरीटाइम क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर चाइना का जो डोमिनेशन है बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ ईस्टर्न थिएटर कमांड हेल्प करेगी चाइना से हमें काउंटर करने में, चाइना को काउंटर करने में। और वेस्टर्न साइड पे आप जानते हैं पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी काउंटर करना जरूरी है, तो उसको भी यहां पर लेकर आया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहां पर जो थिएटिकल कमांड है जिसमें सारी एसेट्स को एक ही बार मूव किया जाता है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वी आर हाफ वे थ्रू। अरेंज द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंट्स। तो आप जानते हैं कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र मिला करते हैं। यहां पर इनको आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में लगाना है, मतलब इस सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, फिर किसको रखा जाता है, देन इस तरीके से आपको यहां पर लेवल्स के बारे में बताना है। मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं, आप इसका सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, एनआईए ने अरेस्ट किया है 2 शौर्य चक्र अवॉर्डी को एक मर्डर केस के अंदर, बट वो कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यहां पर क्योंकि ये जो चक्र है उनके बारे में मेंशन किया गया तो क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है। अब बात करते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। देखिए, जब भारत आजाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे पास 3 तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स हुआ करते थे, जिसमें परमवीर चक्र हुआ करता था, महावीर चक्र हुआ करता था, एंड वीर चक्र हुआ करता था। तो वीर से ऊपर महावीर और फिर परमवीर। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 26 जनवरी 1950 को, विच वर डीम्ड टू हैव इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से ही इन्हें इफेक्ट में लाया गया था। ठीक है, देयर आफ्टर 3 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3 जो थे उनको इंस्टीट्यूट किया गया, और ये किया गया 2 साल के बाद 1952 के अंदर,
अगेन यहां पर भी इनको 1947 से जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में इफेक्ट में लाया गया। दीज अवार्ड्स वर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड, अशोक चक्र थर्ड जो थे, अशोक चक्र क्लास 1 को तो वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन अशोक चक्र क्लास 2 को कीर्ति चक्र कहा गया, अशोक चक्र क्लास 3 को शौर्य चक्र कहा गया। तो इन तीनों के बाद 3 और ऐड किए गए, मतलब कौन कौन से? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड फाइनली आपका 6th वन शौर्य चक्र, जो कि अभी न्यूज में था, ठीक है, जिसके अवार्ड ही बेसिकली न्यूज में थे। तो ये जो 6 थे इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जो नाम बदले गए, पहले इन 4 5 6 को अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कहा जाता था, लेकिन वो क्लास कहना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, तो प्रोबेबली वहां पर नेम जो थे वो चेंज करे गए, और ये जो है तब्दीली इसके अंदर लेकर आई गई 1967 के अंदर। गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन ए ईयर, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को इसे अनाउंस किया जाता है एक बार, तो दूसरा ऑफकोर्स 15 अगस्त को, ठीक है। और यहां पर परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, शौर्य चक्र, इनको यहां पर दिया जाता है रिस्पेक्टिव लोगों को। ना आपको यहां पर बताना था कि इनकी रैंकिंग के बारे में, तो याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से, पहले ये 3 ऐड करेगा, फिर ये 3 ऐड करेगा, लेकिन इनका प्रेसिडेंस वैसे का वैसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा स्पेस बना के समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर क्या करिएगा, ये 3 पहले आए, फिर ये 3 आए, ठीक है। इनको आप क्या करें, ऑल्टरनेटिव वे में डालना शुरू करें, ठीक है। मतलब पहले परमवीर चक्र, उसके बाद सेकंड ग्रुप में से हमने एक उठाया अशोक चक्र, फिर यहां पर थर्ड क्या है आपका महावीर चक्र, फिर सेकंड वाले ग्रुप में से हमने एक लिया, क्या है यहां पर कीर्ति चक्र, फिर हमने लास्ट में थर्ड नंबर पे क्या था वीर चक्र, फिर इसमें। तो क्या करना है आपको, एक बार इस ग्रुप में से लेना है, एक बार इस ग्रुप में से लेना है, रैंकिंग आपकी अपने आप हो जाएगी। तो पहले नंबर पे ऑफकोर्स पहले तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र को लाया गया था, तो उनको यहां पर प्रेसिडेंस जो है वो दिया जाएगा। तो मतलब पहले परमवीर चक्र है, अब सेकंड ग्रुप में से पहला उठाए अशोक चक्र, फिर पहले ग्रुप में से सेकंड उठाए महावीर चक्र, फिर सेकंड ग्रुप में से सेकंड उठाए कीर्ति चक्र, फिर यहां से लास्ट उठाए वीर चक्र और यहां से शौर्य चक्र, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 2 ग्रुप्स थे और हम क्या करेंगे ऑल्टरनेटिव, एक यहां से, 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 इस तरीके से हम उठाना शुरू करेंगे। और यहां पर इसी वजह से क्या होगा आंसर आपका 1 4 2 3, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, दीज आर द वेरियस चक्र जो आप देख सकते हैं, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। समर 50 कोड को आज ही यूज कर लीजिएगा, बिकॉज 9 PM पे आज किसी भी वजह से ये तो बंद करना ही पड़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम नहीं किया जा सका, बिकॉज कुछ लोगों को टाइम चाहिए था, लेकिन आज इसे जो टर्न ऑफ है इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा 9 बजे तक इसे सब्सक्राइब करने की, एनरोल करने की, समर 50 कोड को यूज करते हुए 200 डेज 2020 या फिर 2023 जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द समर 50 कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। मराकार्स इन रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वर, मराकार्स कौन थे? क्या वो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, या फिर नेवल चीफ्टेंस थे? नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द हिंदू। जल्दी से सोच के बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करेंगे। यहां पर टाइम मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, सोचिएगा। चलिए सो मराकस के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूज में मेंशन किया गया था द हिंदू के अंदर। वैसे यूजुअली यूपीएससी 2-3 साल में ही एक बार कोई मूवी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको याद है लास्ट टाइम किस मूवी के ऊपर, बिकॉज आई रिमेंबर आई थिंक इट वाज 2016 और 17 दैट वाज द ईयर जब एक मूवी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। बट यहाँ पर जो मूवी है उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। सो मराकास जो है ये किस रेफरेंस में ये शब्द यूज किया जाता है, ये नेवल चीफ्टेंस कहलाए जाते थे। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मूवी है 600 स्क्रीन के ऊपर केरला के अंदर अगस्त 12 को रिलीज करी जाएगी। और यहाँ पे हिस्टोरियंस से द नेम मराकर कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मराम या फिर मराकलम, जिसका मतलब होता है शिप, एज दीज फैमिलीज लिव्ड अलोंग द कोस्ट एंड यूज्ड शिप्स। ये भी कहा जाता है कि कैलिकट से भी इनका जो एक एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर बताया गया है। इट कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब है मरकाबा, जिसका मतलब होता है वो लोग जो कि शिप्स के द्वारा माइग्रेट किए जाते हैं। मराकार्स वर नेवल चीफ्टेन्स ड्यूरिंग ज़ैमुरिन रीन इन कैलिकट हु स्ट्रॉन्ग गेव डेटरेंस टू पोर्टुगीज इन्वेडर्स। अगर आपने स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ी है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ज़ैमुरिन के द्वारा वेलकम किया गया था जो विदेशी लोग थे, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जो विदेशी ताकतें थी वो इंडिया के अंदर उन्होंने डोमिनेशन करना शुरू किया और साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको फॉरफिट करना शुरू किया। और यहाँ पर ज़ैमुरिन के द्वारा ऐसे लोगों को, और ज़ैमुरिन के टाइम पर ही उनके अंडर में मराकर्स हुआ करते थे, नेवल चीफ्टेंस हुआ करते थे, जब पोर्टुगीज इन्वेडर्स को बाहर निकाला गया।
जो मराकर्स होते थे ये छोटे छोटे शिप्स को यूज करते थे, और इनकी जो स्ट्रेटेजी होती थी इन्वेडर्स को बाहर निकालने की, वो गुरिल्ला स्ट्रेटेजी को यूज करते थे, क्योंकि पोर्टुगीज जो थे आप जानते हैं कि नेवी के अंदर उनकी काफी ज्यादा एक्सपर्टीज थी, तो काफी बड़े बड़े शिप्स लेकर आते थे, लेकिन बड़े शिप्स में दिक्कत ये होती है कि उनको मैन्यूवर करना, उनकी आप कह सकते हैं कि जैसे डायरेक्शन को चेंज करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी के केस में भी ये होता है, छोटी गाड़ी को मूव करना लेफ्ट से राइट लेके या फिर यू टर्न लेना काफी आसान होता है, वही आपको लिमोजिन को के साथ अगर ऐसा करना है तो वो डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली शिप के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर मराकर्स जो थे छोटी छोटी शिप्स का इस्तेमाल करते थे, और पोर्टुगीज की जो बड़ी शिप होती थी उसके ऊपर अटैक किया करते थे। खैर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मराकर्स के बारे में, और ये शब्द जो है इस तरीके से टर्मिनोलॉजी तो वैसे ही पूछ ली जाती है क्योंकि ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाट्रैक वकल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो 3 आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हैं, पूछा है कि बताएं कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या ये शोक की है, साबरमती की है, ब्रह्मपुत्रा की है या फिर नर्मदा की है। टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस से ये क्वेश्चन बनाया गया है, और यहाँ पर ये जो रिवर है वहां पर कहा गया कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ फिश जो है इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर काफी ज्यादा फिश जो है उन वो डेड पाई गई हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल क्या एग्जिस्ट करता भी है या फिर ऑक्सीजन लेवल जो है वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जीव जंतु हैं या कहें कि पर्टिकुलरली फिश जो है उनकी संख्या में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, टाइम इज अप, साबरमती, बी इज द करेक्ट आंसर। सो साबरमती रिवर जो है यहाँ पे एमसी मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल्स करे जा रहे हैं ताकि देखा जाए कि यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ फिश जो हैं जिनकी जान गई है उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, साबरमती रिवर सिस्टम जो है इट इज वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर अलोंग द नर्मदा एंड ताप्ती, या तापी भी कहा जाता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स नियर तापुर विलेज, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट राजस्थान। नाउ यहाँ पे कुछ और चीजें अगर जानी इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो इट फ्लोज थ्रू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना जरूरी है। तो राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें आती है सी, सिरी, देन आपकी आती है नेक्स्ट धामनी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें वक्कल आती है, ठीक है, देन खाड़ी आती है, वत्रक आती है, ठीक है, इवन हतमती भी इसके अंदर आती है। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी है ये ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, सबरमती रिवर सिस्टम, सबरमती रिवर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि इजी क्वेश्चन है। शिनजियांग प्रोविंस प्राइमरीली इनहेबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप। तो कौन सा एथनिक ग्रुप शिनजियांग रीजन के अंदर रहता है। रोहिंग्यास की बात करी जा रही है, कुर्द्स की, उइगर्स की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाइम मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, सोच समझ के आंसर करिएगा। आपके पास 7 सेकेंड्स अभी है, लेट्स सी आप करेक्ट आंसर कर पाते हैं या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। नाउ यहाँ पर डेली बेसिस पे हम आर्टिकल्स देख रहे हैं जिसमें चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि शिनजियांग रीजन के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स है उनके साथ आप ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो कर रहे हैं। ये चीज जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी रेस करी गई है, और यहाँ पे यूएनएचआरसी के जो चीफ थे वो भी चाइना में विजिट करना चाह रहे थे, और चाइना ने यहाँ पे कहा यू कैन कम फॉर अ फ्रेंडली विजिट। आप फ्रेंडली विजिट के लिए चाइना में जब भी आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो शिनजियांग के अंदर एलिगेशन जो लगाई जा रही है उसको इन्वेस्टिगेट, ह्यूमन राइट एलिगेशन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आना चाहते हैं तो मत आइए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए फ्रेंडली विजिट के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मत आइए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना को भी पता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तभी वो यहाँ पर यूएनएचआरसी के जो चीफ हैं उनको मना कर रहे हैं आने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। उइगर मुस्लिम्स हम वैसे भी ये चीज काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो काफी ज्यादा किया जाता है इस रीजन के अंदर। नाउ द यूएस एंड द ईयू बिसाइड्स मेनी अदर कंट्रीज, वो भी चाइना को एक्यूज कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी एक्यूज करता है इस चीज के लिए कि शिनजियांग के अंदर आप लोग जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। उइगर्स वर प्रीडोमिनेंटली ऑफ टर्किश ओरिजिन हु लेटर माइग्रेटेड टू चाइना। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि रोगाट आयरन ओर के बारे में पूछा गया। रोगाट आयरन ओर जो है ये कहां पर रिजर्व्स लोकेट करते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर है, झारखंड के अंदर है, उड़ीसा में है, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं। डाउन टू अर्थ से ये बनाया गया है क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्टिकल था वहां से इसे बनाया गया है। और आप जानते हैं कि आजकल ये जो चीजें, क्योंकि देखिए जब भी आपको
जो रिसोर्स होते हैं यूज करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे रोड्स भी बनानी पड़ेगी। ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, ब्रिटिशर्स भी ये करते थे, हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन करना होता था तो रेल नेटवर्क बनाया गया था, देन वहां पर साथ ही साथ रोडवेज बनाई गई थी। उसके साथ हमने क्या सेटअप किया था, उसके साथ हमने जो आपका टेलीग्राफ था, पोस्टल डिपार्टमेंट था, वो सेट किया था। तो यहाँ पर ये जो एरिया था न्यूज में था, क्योंकि एक रोड जो है यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसको अपोजिशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो रोड है वो आयरन और रीजन के अंदर जा रही है, लेकिन ट्राइबल विलेज में से होती हुई जा रही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहां से कहां पर इसे बनाया जा रहा है, कहां पर ये रिजर्व लोकेट करता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। आंसर विल बी ए। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है, सो दिस इज द प्लेस। ठीक है, और ये कहा जाता है कि रोगेट माइंस जो है दे कंटेन द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट इन छत्तीसगढ़ और इंडिया के अंदर भी आफ्टर द जो यहाँ पे नाम लिखा है बाल्दियला आयरन ओर माइन। और अगर हम यहाँ पे दोनों के रिसोर्सेज को भी कंपेयर करें तो आपका जो रोगाट माइंस है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है 731.93 मिलियन टन्स के मिल जाएंगे, और आपका जो बैलदिला है यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 1.343 बिलियन टन्स के जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे आते तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। 3 स्टेटमेंट ओपन एंडेड दी है, आपको करेक्ट बताना है। पहली कहती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैंपेन सो इट्स इंसेप्शन विद द कन्वेंशन ऑफ 1972। 1972 के कन्वेंशन के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैंपेन जो था वो शुरू किया गया। एट प्रेजेंट इंडिया के पास 38 हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें से एक साइट ऐसी है जो कि मिक्स्ड साइट है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूज में था, ऑस्ट्रेलिया वाज टू चैलेंज यूनेस्को प्लान टू डाउनग्रेड ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो इसको ग्रेट बैरियर रीफ को दिया गया था उसको डाउनग्रेड करने की बात चल रही थी, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यूनेस्को अगर ऐसा करता है तो हम उसके स्टेप को यहाँ पर चैलेंज भी करने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टूरिज्म को काफी नुकसान वहां पर हो सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैंपेन जो था 1972 के कन्वेंशन के साथ शुरू हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। इंडिया के पास 38 साइट्स हैं, जिसके अंदर 30 साइट्स आपकी कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है, 7 साइट्स आपकी नेचुरल साइट्स हैं, और एक साइट आपकी मिक्स साइट है। तो यहाँ पे 38 भी करेक्ट हो जाता है, एक मिक्स हेरिटेज साइट है वो भी करेक्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू एनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू। ह्यूमैनिटी के लिए जिस साइट की आउटस्टैंडिंग वैल्यू होती है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करने की कोशिश करी जाती है। दिस इज एम्बॉडेड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, अडॉप्टेड बाय यूनेस्को 1972 के अंदर। तभी हमारी पहली स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट हो गई थी। शुरू करते हैं 25 जून करंट अफेयर्स एमसीक्यू को। इस लेक्चर के अंदर 10 इंपॉर्टेंट एरियाज को हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू, जो कि रीसेंट करंट अफेयर में से लिए गए। तो सबसे पहले जायकोव डी द हिंदू के अंदर था, यहां से क्वेश्चन देखेंगे। जीएम रबर का आर्टिकल दिया गया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। पीएमएलए को लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया गया है। डिफेंस एक्सरसाइज एंड आईसीआरजी को लेकर एक एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। देन विल डिस्कस 1 क्वेश्चन ऑन इंडियन हेरिटेज, और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। TIWB प्रोग्राम क्या है इसके बारे में जानेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट एंड ड्राफ्टिंग कमेटी को लेकर भी हम एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि जायकोव डी के बारे में पूछा गया। जायकोव डी सीन इन द न्यूज, ये क्या है? क्या ये कोई डीएनए वैक्सीन है? क्या ये कोई mRNA वैक्सीन है? या ये कोई वायरल वेक्टर वैक्सीन है? या फिर नन ऑफ द अबव? दिस इज योर टाइम, जो मैं शुरू कर देता हूं। आप विद इन द सेकेंड रहते हुए यहां पर आंसर करिएगा। 10 सेकंड्स के अंदर यहां पर आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये जो पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन द हिंदू के अंदर मेंशन था, द प्रिंट न्यूज़पेपर जो है वहां पर भी मेंशन था। तो जायकोव डी पहली दुनिया की डीएनए बेस्ड वैक्सीन होने वाली है। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, सो आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसके बारे में भी और चीजें जानेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ दिन पहले मैंने आपको यूएस बेस्ड, यूएस की कंपनी थी जो कि mRNA वैक्सीन भी बना रही थी, उसका नाम मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं उसको रिटेन भी रख पा रहे हैं या नहीं, या फिर आपको जो वीकली बेसिस पे जो मैं आपको मैराथन सेशंस देता हूं वो आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि mRNA वैक्सीन के बारे में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि इसके अंदर जो नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं और काफी इसकी एफिकेसी अच्छी होती है। तो उस वैक्सीन का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला का नाम आपने सुना होगा। इट इज गोइंग टू अप्लाई सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर, जो आपका डीजीसीआई है, वहां पर अप्रूवल के लिए ये अप्लाई करने वाली है, क्योंकि इसके द्वारा जायकोव डी वैक्सीन जो है
कोरोना को लेकर वो बनाई गई है, जो कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, जो दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होने वाली है। अगर अप्रूवल मिल जाता है, ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन बन जाएगी। द नंबर ऑफ वैक्सीन फिर हमारी कंट्री के अंदर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि पहले हमारे पास कौन कौन सी है? सीरम बेस्ड इंस्टीट्यूट की, सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, एक हमारी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, एक आपकी स्पटनिक है, स्पटनिक 5 जो कि रशिया की है, और चौथी हो जाएगी आपकी जाइकोव डी जो कि इंडिया की होगी, और ये जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई गई है। अप्रूवल का वेट किया जा रहा है अभी, लेट्स सी अप्रूवल मिलता है कि नहीं। जाइकोव डी एक डीएनए प्लास्मिड वैक्सीन है, वैक्सीन यूज करती है जेनेटिक मटेरियल को टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडीज के अंदर जो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है वो किस तरीके से होती है? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को यूज करते हुए, जस्ट एज फाइजर एंड मोडर्ना, फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन जो है वो काफी सारी कंट्री के अंदर सप्लाई करी जा रही है, इंक्लूडिंग यूएस के अंदर तो बनाई जा रही है। वो क्या यूज करते हैं? वो एमआरएनए वैक्सीन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मोडर्ना की वैक्सीन भी हो सकता है बहुत जल्दी, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हुए थे यूएस के अंदर, कि बहुत जल्दी आपको हो सकता है मोडर्ना की वैक्सीन भी मिलने लगे, जो कि एमआरएनए वैक्सीन है, ठीक है। तो यहां पर एमआरएनए वैक्सीन किस तरीके से काम करती है? इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैसेंजर आरएनए किस तरीके से काम करता है? क्योंकि डीएनए वैक्सीन भी इसी तर्ज पे काम करता है, इसी बेसिस पे काम करता है। इसमें होता क्या है, देखिए, एमआरएनए वैक्सीन जो होती है, मैसेंजर आरएनए जो है, ये हमारी बॉडी में जाता है और मैसेज देता है टू मेक एंटीबॉडीज। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है? हमारी बॉडी में जाता है और मैसेज पास ऑन करता है कि यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें एंटीबॉडीज को जनरेट करना है ताकि कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके। उसी तरीके से जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन है वो भी इसी तरीके से काम करती है। इसमें प्लास्मिड डीएनए जो होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, प्लास्मिड डीएनए दैट इज कन्वर्टेड इनटू वायरल प्रोटीन, और जब ये हमारी ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ये जो आपका कोविड है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज या कहें कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू करता है। तो इसी को बेस बनाकर डीएनए वैक्सीन जो है वो यहां पर बनाई गई है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में इसको यहां पर अप्रूवल मिलता है या नहीं। तो ये वैक्सीन कौन सी है? ये आपकी वैक्सीन है डीएनए बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। पूछा जाए तो किस बेसिस पे बनाई गई है, तो आपका आंसर बी होता है, क्योंकि एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के बेस पे इसे बनाया गया है। चलिए ध्यान रखिएगा जाइकोव डी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि जीएम रबर को लेकर है। पूछा गया जीएम रबर को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आपका जो टॉपिक है उसको आप अंडरलाइन करिए, और जो चीज पूछिए इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि कई बार होता है जब भी 100 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं एग्जाम में, उसमें 90% क्वेश्चन के अंदर करेक्ट पूछा होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपके सामने है, चाहे इनकरेक्ट भी उसमें क्यों ना पूछा हो, कि उसमें करेक्ट ही पूछा होगा, और वहीं पर हम कहीं ना कहीं गलती जो है वो कर देते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय RRII केरला के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इट वॉज फर्स्ट प्लांटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर इसे पहली बार प्लांट किया गया था। इफ सक्सेसफुल दिस विल बी द थर्ड जीएम क्रॉप जिसको कि अप्रूवल इंडिया के अंदर दिया जाएगा। द हिंदू से ये बनाया गया है। टाइम पीरियड मैंने आपका स्टार्ट कर दिया, जल्दी से आप 7 सेकंड्स के अंदर आंसर करें। वर्ड्स फर्स्ट जीएम रबर, इसे कहां पर प्लांट किया गया था? इसे प्लांट किया गया था असम के अंदर, ठीक है। यहां पे इसी वजह से स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। दुनिया का पहला जीएम रबर जो था असम में प्लांट किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, और अगर आपने इसको एलिमिनेट किया तो क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सेकंड है ये कहीं ना कहीं आंसर में होना चाहिए, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आप किसको एलिमिनेट कर सकते हो? ए को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सेकंड यहां पर भी है, सेकंड यहां पर भी है, और ऑल ऑफ द अबव में तो हो गई। अब आते हैं यहाँ पे जीएम रबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। जीएम रबर वाज डेवलप्ड इन बायोटेक्नोलॉजी लैबोरेटरी एट रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोटायम के अंदर है। इट वाज प्लांटेड एट रबर बोर्ड फार्म के अंदर, जो कि गुवाहाटी के अंदर है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कहां पर इसे बनाया गया, RRII कोटायम के अंदर, तो केरला तो है, वो तो करेक्ट हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नाउ अब आपको ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो सबसे क्रूशियल स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, और ये जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। मतलब ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारे आंसर के ऑप्शन में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। तो जहां पर भी 1 आपको दिखाई दे उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप ये ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 यहां पर भी दिया है, और ऑल ऑफ द अबव में तो 1 हो गई, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी बचा क्या? बी। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हमने पहले ही देख ली थी। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि क्या ये थर्ड क्रॉप है? जल्दी से बताएं। देखिए अगर सक्सेसफुल रहता है पूरा जो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, सो दिस विल बी द सेकंड क्रॉप, क्योंकि अभी तक बीटी कॉटन जो है उसको अप्रूवल दिया गया, और अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया? GEAC के द्वारा। ये कल हमने डिस्कस किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का काम होता है कि किसको अप्रूवल देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि अभी देखा था HTBT
कॉटन जो है इसको अप्रूवल नहीं दिया गया, बीटी कॉटन को मिला लेकिन एचटी बीटी कॉटन को नहीं मिला है, लेकिन उसको भी काफी सारे किसान जो थे वो उगा रहे थे और यहां पर जीईएसी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी सजा का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है जीएम रबर को लेकर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है ऑफेंसेस अंडर वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस, तो वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट के जो ऑफेंसेस होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। सीबीआई को इसके अंदर मैंडेट दिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। FIUIND एनालिसिस ऑल द सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर दिस एक्ट, ये भी हो सकता है। FIUIND क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिया, जल्दी से सोच के बताएं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको न्यूज में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8,441.50 करोड़ की जो एसेट्स थी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, जो कि तीनों ही इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इनसे ट्रांसफर करिए बैंक्स को जहां पर एनपीए करने को मिला था। तो जहां का जिन बैंक्स का पैसा ये लोग लूट कर दूसरे देशों में छुप के बैठे हैं, उनका पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि बैंक्स के अंदर पैसा किसका है, सरकार का है, और सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा, और बैंकों के अंदर पैसा किसका है, आपका और मेरा, हम लोगों का पैसा है, राइट। तो उनको ये लोग जिन्होंने मिसयूज किया और उसके बाद देश के बाहर भाग गए, वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो इनकी एसेट्स इंडिया के अंदर पड़ी थी, जिसमें शेयर्स भी थे, प्रॉपर्टीज भी थी, उनको अटैच करना शुरू किया। बड़े काफी समझदार लोग थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो शेयर्स थे, प्रॉपर्टीज थी, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, ठीक है, अपने जान पहचान वाले लोगों के नाम पर, फर्जी कंपनियों के नाम पर पहले से ही ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी कोई कम नहीं है, उन्होंने ऐसे रिश्तेदारों को निकाला, ऐसी ट्रांजेक्शन को अनअर्थ किया। समझ में आया कि यस, ये जो है इन्होंने जानबूझ के इन लोगों के नाम करे हुए हैं, इनको अटैच करना शुरू किया और फिर इनको बैंक्स को हैंडओवर करना शुरू किया। और एज पर अ फिगर इवन 40% एनपीए का जो अमाउंट है ऑलरेडी रिकवर भी किया जा चुका है इन लोगों से। ठीक है, चलिए ऑफेंसेस अंडर वायलेट प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे 40% भी देखिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहें कि मे बी दिस फिगर इज नॉट करेक्ट, वो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है इन लोगों की एंट्री दोबारा से देश में करानी हो, इस वजह से ये 40% है, कल को कहेंगे 60%, फिर कहेंगे 100%, चलो 100% रिकवरी हो गई, अब इन लोगों को देश के अंदर वापस आने दो, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन। खैर, वो एक और एंगल है देखने का, वो बाद में डिस्कस करेंगे, जो न्यूज में जैसे जैसे ईडी की खबर आएगी। यहां पर आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ऑफेंसेस अंडर वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस, क्या ये बात सही है? तो यहां पर ऑफेंसेस जो वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट के हैं, क्या वो पीएमएलए के अंदर आते हैं? तो आंसर है यस, क्योंकि इसके अंदर इंडियन पीनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर, जो लोग तस्करी करते हैं ऐसे एंटीक्स की, वो सब भी इसमें आते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट भी इसमें आता है, वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सब एरियाज भी इसके अंदर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और उन पार्ट्स के अंदर अलग अलग चीजें मेंशन करी हैं। और यस, वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी जो आपके ऑफेंसेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। यहां पर मैंने आपको बताया था जो मैंडेट है वो ईडी के पास है, सीबीआई के पास नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास ये जो मैंडेट है वो दी गई है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सो ईडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू जो है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है, दैट इज द नेशनल एजेंसी जो कि क्या करती है, एनालाइज करती है, डिसेमिनेट करती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। इट मींस 1 और 3 आपको ऑप्शन में कहां दिख रहा है, बी के अंदर। सो बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां पर पीएमएलए से हमने डिस्कशन किया। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में और कितना पैसा रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था, आई थिंक शुरुआत में कुछ महीनों में देखा था, अराउंड 1350 करोड़ रिकवर किए गए थे। अभी 8,500 करोड़ के आसपास का पैसा जो है रिकवर किया गया। अब देखते हैं धीरे धीरे कितना पैसा यहां से रिकवरी करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पैसेज एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया रिसेंटली। ठीक है, ये न्यूज में थी। किन दो कंट्रीज को लेकर ये न्यूज में थी, यूएस और इंडियन नेवी को लेकर, ऑस्ट्रेलिया या इंडियन आर्मी को लेकर, यूके एंड इंडियन नेवी को लेकर, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड मैंने यहां पर आपका स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पैसेज एक्सरसाइज जो है द हिंदू में मेंशन किया गया था, किसको लेकर ये न्यूज में थी। एक्सरसाइज का एम यही है कि बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना है और कोऑपरेशन जो है वो यहां पर डेमोन्स्ट्रेट करना है। इंटीग्रेट करने की जो एबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन की जो एबिलिटी है वो भी यहां पर इंप्रूव करनी है। इंडियन नेवी एंड द एयरफोर्स बिगिन अ 2 days पैसेज एक्सरसाइज जो कि अभी कल ही करी गई थी विद यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। और यहां पर जो दो कंट्रीज इन्वॉल्व है वो कौन सी हो जाएगी, यूएस एंड इंडियन नेवी। ध्यान रखिएगा, यूएस एंड इंडियन नेवी इसमें शामिल है। नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उनके द्वारा ये यूएस कैरियर ग्रुप के साथ ये एक्सरसाइज जो अभी शुरू करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वी आर हाफ वे थ्रू, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप सीन इन द न्यूज इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप किसका पार्ट है? क्या ये एफएटीएफ का पार्ट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी और ही एजेंसी का? टाइम पीरियड मैंने आपका स्टार्ट कर दिया, द हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया गया था, वहीं से क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा फिर डिस्कस करते हैं इसको लेकर। चलिए, बीच में मैंने आपको बताया था कि एफएटीएफ का प्लीनरी सेशन जो है वो चल रहा है, जहां पे डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालना है, या फिर ग्रे लिस्ट में ही रखना है, या फिर ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकालना है, राइट। तो मैंने आपको ये भी बताया था, पिछले कुछ दिनों में काफी न्यूज आ रही थी, एटलीस्ट न्यूज मीडिया तो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान के द्वारा जो कंप्लायंसेस है वो यहाँ पर इंक्रीज होने शुरू हुए हैं। यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट कही गई कि पुरानी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने फाइनेंसिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो थी उसे कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से उनको ग्रे लिस्ट के अंदर डालना पड़ा। सिंस 2007 एफएटीएफ का जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप है, आईसीआरजी जिसे कहा जाता है, उसने एनालाइज किया हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन को और रेकमेंड किया स्पेसिफिक एक्शन टू एड्रेस द मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, रिस्क एमिनेटिंग फ्रॉम देम, इन सबको कर्व करने की कोशिश करी गई। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआरजी कहा गया कि फाइनल डिसीजन जो एफएटीएफ का है प्लीनरी सेशन का वो बना दिया गया है, वो ले लिया गया है। फर्दर एफएटीएफ प्लीनरी इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफएटीएफ। तो ध्यान रखिएगा, एफएटीएफ प्लीनरी जो है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, और आईसीआरजी जो है वो एफएटीएफ का पार्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर इफ यू नो अबाउट इट। अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं, आपको काफी इंटरेस्टिंग जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब पाकिस्तान को कहां रखा जाएगा आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं डे वाइज प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सिर्फ ज्योग्राफी और जो आपका इकोनॉमिक्स था इसके एमसीक्यूज और इसके जो लेक्चर्स हैं वो कहां मिलेंगे। सो 200 डेज की सीरीज में आपको इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं और जो आपके एमसीक्यूज है दोनों ही मिलने वाले हैं। इवन मिशन यूपीएससी 2022 में भी आपको मिलेंगे अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बेसिकली एनसीईआरटीज जो है वो पूरी मिल जाती है, जिसमें आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू सेशन रहते हैं, और साथ ही साथ जो आपके क्लास लेक्चर्स रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट यू कवर द एनसीईआरटीज, आपका बेस जो है वो यहाँ पर फाउंडेशन बन जाती है। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइज बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ये सब बुक्स को हम कवर करते हैं। वीकली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं और उसके साथ साथ आपके आंसर राइटिंग सेशंस जो है वो भी इसके अंदर रहते हैं। सो इनको आप exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है योगा सूत्रा वाज रिटन बाय पतंजलि। योगा सूत्रा जो था वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी शेयर्स क्लोज टाइज विद मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट। ये भी हो सकता है कि मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट के साथ भी इनका कुछ रिलेशन था। आंसर करें, मैं टाइम यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज में क्यों था, क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। फिर हम देखेंगे कि योगा स्कूल का किससे क्या रिलेशन है। देखिए, नेपाल जो है आप समझ सकते हैं चाइना की बैकिंग उसके पास है, तभी इस तरह की हरकतें इसके द्वारा करी जाती है, चाहे वो जो आपका उत्तराखंड का रीजन है उसको अपनी साइड दिखाने का हो। और अभी जो इन्होंने सच में ही एक शर्मनाक स्टेटमेंट जो है इनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई है, केपी शर्मा ओली कहते हैं कि योगा जो है वो नेपाल में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि योगा को हम किस तरीके से काफी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं और योगा को कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो यहां पर हमारे ऋषि मुनि तक भी योगा किया करते थे, इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। लेकिन यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर जो है केपी शर्मा ओली, ऑफ कोर्स आज की बात नहीं है, ये इनकी कोई पहली स्टेटमेंट नहीं है, काफी टाइम से चाइना की बैकिंग जब होती है तो इस तरीके के लोग जिनके पास कोई पावर नहीं होती, जो कि इंडिया से सपोर्ट रहकर अपने देश को चलाते हैं, उसके बाद इस तरीके की बातें करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली के द्वारा एक शर्मनाक स्टेटमेंट सच में दी गई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि योगा जो है वो नेपाल में ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। आप जानते हैं एम योगा ऐप को भी अभी लॉन्च किया गया, तो डेफिनेटली इनको यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि इंडिया ने एम योगा ऐप को लॉन्च कर दिया और इसके अंदर डब्ल्यूएचओ भी शामिल था और आयुष मिनिस्ट्री भी इसमें थी, लेकिन ये चीज इनको प्रोबेबली टॉलरेट नहीं हो पाई, इस वजह से इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि जो एक योगा एक सॉफ्ट पावर के तौर पे पूरा जो वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये एक इंडिया के कंट्रीब्यूशन के तौर पर, वो ये हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद हो इस तरीके की चीजें नेपाल ने पहले भी दी है बुद्धा को लेकर। ठीक है, चलिए, योगा स्कूल इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। एंशिएंट, मिडिवल एंड मोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ऑफन रेफर योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म सिंपली एज योगा। ठीक है, तो योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म जो है उसे योगा के तरीके से बताया जाता है। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू संख्या स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। जो हमारा संख्या स्कूल है ये सब आपका
एंशियंट हिस्ट्री में मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। संख्या स्कूल ऑफ हिंदुइज्म जो है उससे इसका लेना देना है, मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट से नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। योगा सूत्र जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योगा स्कूल सिस्टमैटिकली स्टडी कि अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, 3 लेवल है इसके अंदर, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। अपने आप को आप कैसे बेटर बना सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में बात करी जाती है। योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इज अ की टेक्स्ट ऑफ द योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। और यहां पर केपी शर्मा ओली से पूछना चाहिए कि आपके यहां पे किसने कौन सी योगा की बुक लिखी, जरा हमें भी बताएं, जो आप कह रहे हैं कि योगा का ओरिजिनेशन आपके यहां से हुआ। और अगर आप देखेंगे, इट इज जस्ट लाइक द प्रैक्टिस जो कि चाइना करता है। चाहे कहीं पे भी कोई जमीन होगी, चाइना क्या करता है, चाइना कहता है ये जमीन मेरी है। कहीं पे भी कोई नया आइलैंड निकलेगा ना, चाइना कहेगा ये मेरा आइलैंड है। उसी तरीके से नेपाल ने भी वही चीज, क्योंकि चाइना का दोस्त अब चाइना के साथ दोस्ती करके कुछ ना कुछ चीजें तो सीखेगा, तो नेपाल ने भी वही चीज करना शुरू कर दिया है, जिसमें जहां पर भी इसको लगता है कि बुद्धिज्म की बात हो तब भी कहता है कि मेरे यहां से निकला है, चाहे वो योगा की बात हो मेरे यहां से निकला है, ठीक है। अब यहां पर चाइना का काम है फिजिकल प्रॉपर्टी को कैप्चर करना, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैप्चर करना जो है वो नेपाल के द्वारा शुरू कर दिया गया। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आंसर तो आपका ए हो जाएगा। और इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में है। मैप रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ हॉर्मस सेपरेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो किसको सेपरेट करता है, क्या ये ईरान सऊदी अरेबिया को करता है, ईरान ओमान को, बहरीन ओमान को, या फिर नन ऑफ द अबव। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, एक सैबोटेज अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर बिल्डिंग को फॉइल किया गया, रोका गया, रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। और इसी वजह से ये जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आते, तो किसने अटैक किया, क्या हुआ, उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्जाम में, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैप रिलेटेड ही आपसे पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मस किसको सेपरेट करती है, एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। यहां पर आते हैं, तो अगर आप यहां पे देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मस, दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मस, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज ओमान एंड दिस इज ईरान। ईरान और ओमान को सेपरेट कर रही है स्टेट ऑफ हॉर्मस। आते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर, और यहां पर अगर हम देखें बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है मैप के हिसाब से, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मस सेपरेट करती है ओमान एंड ईरान को, एंड इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट भी करती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैप के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर स्कीम। तो ये टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, करेक्ट कौन सी है, ठीक है। चलते हैं पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूएनडीपी एंड ओईसीडी। यूएनडीपी ओईसीडी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन नेपाल विद इंडिया एज इट्स पार्टनर जुरिस्डिक्शन। नेपाल के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और इंडिया को एक पार्टनर जुरिस्डिक्शन के तौर पे दिखाया है। यहां पर टाइम पीरियड आपका शुरू हो गया है, पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है। जल्दी से आंसर करें, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, यहां पर देखिए, नेपाल से तो वैसे ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, तो इस तरीके की चीज हम उनसे कहां ही उनके साथ शुरू करेंगे, जब उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि योगा उनके वहां से निकला है। इट मींस कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, हमारी कल्चरल हेरिटेज को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, बिकॉज भूटान की जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद इंडिया। सो द नेम ऑफ द कंट्री जिसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है वो भूटान है, ना कि नेपाल। एंड इज इट अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूएनडीपी एंड ओईसीडी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये जो आपका टीआईडब्ल्यूबी है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। साथ ही साथ ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, भी इसमें शामिल है। दे लॉन्च्ड इट्स प्रोग्राम इन भूटान टुडे। इंडिया को इसका पार्टनर जुरिस्डिक्शन के तौर पर यहां पर इलेक्ट किया गया, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 24 मंथ्स ड्यूरेशन, 2 साल तक ये चलने वाला है। इंडिया इसमें कोलैबोरेट करेगा, यूएनडीपी भी रहने वाला है इसके अंदर, और भूटान के अंदर तो ये लेकर आया ही गया है। इसके अंदर किया क्या जाएगा, जो भूटान है, भूटान कंट्री जो है, यहां पर इनका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इनको टेक्निकल नो हाउ दिए जाएंगे। यहाँ पे जो टैक्स ऑडिटर्स होंगे उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और यहाँ पे बेस्ट ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो होती है वो भी शेयर करी जाएगी। फोकस ऑफ द प्रोग्राम विल बी इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सेकेंड आपकी करेक्ट नहीं है। चलिए, TIWB टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है एज पर WHO विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स इज और आर करंटली अंडर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसमें से कौन से स्ट्रेन ऐसे हैं जिसको कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो माना गया WHO के हिसाब से। टाइम मैंने आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, वेदर इट इज B16172 डेल्टा, AY1 जिसे डेल्टा प्लस कहा जाता है, या फिर AY2। द हिंदू के अंदर न्यूज थी कोरोना वायरस को लेकर, आप जानते हैं कि डेल्टा, डेल्टा प्लस, AY2 आजकल काफी न्यूज में है, नए नए वेरिएंट से वो निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ऐसा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। और अगर हम WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ जून 14
उन्होंने क्लासिफाई किया B16172 जो डेल्टा है, जिसकी वजह से सेकेंड वेव हमें देखने को मिली। ठीक है, यहां पर इसको एज वेल एज इसका जो ऑफशूट है, इसके दो ऑफशूट है डेल्टा के, डेल्टा प्लस AY1 एंड AY2, इन दोनों को ही इसके साथ साथ वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो माना गया। डेल्टा प्लस एज द वेरिएंट इज समटाइम्स रेफर टू एज इन इनफॉर्मल नेम। सो फार देयर आर ओनली 4 इंटरनेशनल VOC, जिसमें अल्फा है, बेटा है, गामा है एंड डेल्टा है, और डेल्टा के जो दो ऑफशूट है AY1 AY2, इनको भी यहां पर इसके अंदर कवर किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछा क्यों गया? क्योंकि ये न्यूज में आया था और मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी चीजें इनको लेकर या इसके किसी भी टॉपिक को लेकर न्यूज में आएगी, वो टॉपिक स्टैटिक में जाके जरूर पढ़िएगा, उसको मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि उस साल के लिए वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंशन किया गया था एडिटोरियल के अंदर। तो ये जो चीज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी वही आते हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अंदर अपीयर होते हैं। तो क्या यहां पर DP कैतान थे, BL मिट्टर थे, M सादुल्ला थे? तो यहाँ पे 3 नाम आपको दिए, जल्दी से मुझे बताएं इनमें से कौन कौन था। ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड एंड इसके अंदर 7 मेंबर्स थे, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्टेड BR अंबेडकर एज इट्स चेयरमैन। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, वो थे जो आपके BR अंबेडकर जी हैं। और फर्स्ट मीटिंग जो थी 30 अगस्त 1947 को हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता के अंदर कौन कौन से मेंबर थे? क्या इन तीनों में से कोई थे या नहीं थे, वो बताइए। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही थे, क्योंकि 7 मेंबर्स के नाम मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से थे। और उनके द्वारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था ऑलमोस्ट 2 साल 11 महीने के अंदर रेडी किया गया था। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N गोपाला स्वामी थे, BR अंबेडकर तो थे ही, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, BL मित्र थे एंड DP खेतान थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। एक्टिव रिविजन अभी हम करने वाले, यू नो द मीनिंग ऑफ एक्टिव रिविजन, जिसमें मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके आंसर देते जाना है। ठीक है, उसके अलावा भी जो भी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, उसको लेकर जितनी चीजें आप रिकॉल कर पाए वो रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू रिकॉल एंड रिविजन। क्योंकि यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, देयर इज अ गाय A एंड देयर इज अनदर गाय B। अगर A 5 चीजों को रिकॉल कर पाता है और B 9 चीजों को रिकॉल कर पाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एग्जाम को क्रैक करने की, क्योंकि इन 9 चीजों में से जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स आएंगी वो ज्यादा हो जाती है। और यहां पर इट्स जस्ट लाइक कि कोई व्यक्ति एक बुक पढ़ के जाता है और कोई व्यक्ति 2 बुक पढ़ के जाता है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है अगर दोनों ने अच्छे तरीके से वो बुक पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज बैंक जो है इसका ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आपको, क्योंकि आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की। यहां पर DNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन दी थी, जल्दी से बताएं mRNA वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जाती है? 2 कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए थे। DNA वैक्सीन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। मैसेंजर RNA आपकी बॉडी के अंदर जाता है और उसके बाद इम्यूनिटी को डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपकी लेकर आई जा रही है आपकी जो कंपनी है कैडिला के द्वारा, और हो सकता है इसको बहुत जल्दी अप्रूवल भी मिल जाए। GM रबर जो है, जल्दी से बताएं GM रबर को कहां पर उगाया गया? केरला RRII इसको लेकर आया, पहली बार इसे असम में लेकर आया गया था, और अगर अप्रूवल मिलता है तो ये BT कॉटन के बाद दूसरी ऐसी क्रॉप होने वाली है जो कि GEAC के अप्रूवल का यहां पर वेट करेंगे। इसके बाद GM रबर के बाद नेक्स्ट जो हमारा था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर हमने डिस्कशन किया था, PMLA को लेकर। जल्दी से बताएं यहां पर मैंडेट किसको दी जाती है? क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो यहां पर जितने भी सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके बारे में बात करती है। साथ ही साथ ऑफेंसेस जो होते हैं वायलेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो भी इसमें देखे जाते हैं। इसमें जो पावर दी गई है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दी है, CBI के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 4 जो था कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पैसेज एक्सरसाइज को लेकर था। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पैसेज एक्सरसाइज किस किस के बीच में अभी रिसेंटली न्यूज में है? US और इंडियन नेवी को लेकर ये न्यूज में, ध्यान रखिएगा। द हिंदू के अंदर क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद स्ट्राइक्स जो एक्सरसाइज थी, इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप सीन इन द न्यूज, इट्स अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? पाकिस्तान को लेकर ये न्यूज में था और ये FATF का पार्ट है। FATF के हेडक्वार्टर के बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद वेरियस प्रोग्राम्स जो हैं उसको आप exam.netmoc या फिर netmoc.com पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो कि योगा सूत्रा को लेकर था। किसके द्वारा योगा सूत्रा लिखा गया? जल्दी से बताएं। ये जो स्कूल है संख्या स्कूल से एसोसिएट करता है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल दिया गया था जिसे मैंने KP शर्मा ओली के द्वारा जो एक क्लेम किया गया है वो भी मैंने आपको बताया था। यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये किसको सेपरेट करता है? ये हमने मैप के ऊपर देखा था, ईरान और ओमान को ये सेपरेट करता है, और किसको कनेक्ट करता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसे रिकॉल करके बता सकते हैं। देन हमने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर की जो स्कीम है इंडिया किसके साथ लेकर आया? जल्दी से बताएं।
OECD एंड UNDP की स्कीम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, टैक्स रिलेटेड स्किल्स और इन्फॉर्मेशन जो वो यहाँ पर शेयर करी जाती है और भूटान के साथ इसे लेकर आया गया है। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा था, वेरियस जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उसको लेकर। तो जल्दी से बताएं इसमें कौन कौन से वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, और डेल्टा के अंदर AY1 एंड AY2 भी इसके अंदर शामिल है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने क्या देखा था, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, BR अम्बेडकर इसके अंदर हेड थे, और इसमें जो बाकी के मेंबर्स थे उनके नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको जो सैटरडे संडे को मैराथन सेशन मिलेगा उसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन में 100 मार्क्स, 60 की यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है, तो उसमें देखिएगा कि आप 60 स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए आज आपको PDF के लिए जो आंसर करना है वो है AY1। AY1 क्या है ये मुझे आप YouTube के कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। लास्ट टाइम के जो करेक्ट आंसर दिया है वो अंशु रंजन ने दिया। अंशु, आपने जो PDF यहाँ पर जीती है उसके बारे में मुझे बताइएगा, आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मुझे आप या तो मेल कर सकते हैं या फिर @prince_luthra के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, सो दैट आई कुड शेयर द PDF विद यू। जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो आपको हिंदू एनालिसिस 6 बजे वाले लेक्चर के अंदर, सुबह 6 बजे वाले लेक्चर में मिल जाता है, उसका आंसर आप मेंस में करिएगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी वहां पर मिल जाता है, उसे आप इंटरव्यू वाले ग्रुप के अंदर आंसर कर सकते हैं। नेटमॉक UPSC इज द नेम ऑफ द सेकंड चैनल, जिसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इस पूरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज आई रीड ऑल योर कमेंट्स, और उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।